फटाफट से आंसर करिएगा जी। इन पांचों में से हम फर्स्ट जो स्टेप है वो कौन सा लेंगे? तो हम इसको स्टेप के हिसाब से देखें तो स्टेप 1 कौन सा होगा, 2 कौन सा होगा, 3 कौन सा होगा, 4 कौन सा होगा और 5 कौन सा होगा। हमने पहला वहां पे क्या जो है वो सबसे पहली चीज वहां पे क्या देखनी है? गुरदीप सिद्धू जी ने बताया, आशा जी ने बताया, बिल्कुल आप सभी आंसर करिएगा जी फटाफट से। और जितने भी कैंडिडेट्स यहाँ पे देख रहे हैं वो फटाफट से लाइक जरूर करिएगा जी। आप जो है इस चीज में जो है बार बार आपको कहना पड़ता है, कहना नहीं पड़ना चाहिए जी। अभिषेक अरोड़ा जी ने बताया, किरणदीप जी ने बताया, फटाफट से सारे जने आंसर करिएगा जी। और जिन्होंने अभी तक इसको जो है वो शेयर नहीं किया वीडियो को, तो फटाफट से शेयर करिएगा ताकि सभी जो कैंडिडेट्स हैं वो यहाँ पे जो है अवेलेबल हो सके। क्योंकि हमारी क्लास का टाइमिंग यूजुअली अब कल तक तो जो है वो 6:30 से था, आज हमने 4 से स्टार्ट किया है। तो बहुत से जो कैंडिडेट्स हैं उनको शायद नहीं पता होगा, तो फटाफट से जो है एसएनसी का जो ऑफिशियल जो ग्रुप्स है स्टूडेंट्स का, उनमें आप फटाफट से शेयर करिएगा। उसके अलावा जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं उन तक शेयर करिएगा। जो किसी भी नेशनल लेवल के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उन तक शेयर करिएगा फटाफट। बहुत ही बढ़िया जी, सभी आंसर कर रहे हैं, राजवीर जी, जसप्रीत जी, प्रदीप जी, सभी आंसर कर रहे हैं। तो देखिएगा पहला जो है वो स्टेप क्या होगा, फटाफट से जितने भी रिमेनिंग स्टूडेंट है वो आंसर करिएगा जी। अपन जो है फिर उसका एक्सप्लेन करते हैं जी। हाँ जी बिल्कुल सारे जने आंसर करिएगा जी। हाँ जी मनप्रीत बराड़ जी 23145 23435 21, ठीक है जी, सभी आंसर करिएगा जी। अब देखिएगा हम इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, फटाफट से आंसर करिएगा जी। आपके आंसर जो है वो सारों के आने चाहिए जी। जितने भी आप कैंडिडेट्स अभी देख रहे हैं सभी आंसर यहाँ पे आप करिएगा। एक्टिव पार्टिसिपेशन जो है वो लर्निंग को इफेक्टिव और स्मूथ बनाता है वहां पे। तो देखिएगा बिल्कुल ये प्रैक्टिकल एस्पेक्ट का क्वेश्चन है जी। तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए जब हम किसी पेशेंट को जो है वो ट्रांसफर करते हैं एक मतलब बेड से चेयर के ऊपर, तो हमें वहां पे क्या क्या चीजें किस किस सीक्वेंस में वहां पे ध्यान रखना है। ये एग्जाम में नहीं भी आए तो भी आपको जब आप जॉब लग के एग्जाम पास करके जब आप जाओगे हॉस्पिटल के अंदर, तो वहां पे जब आपको बॉडी को जो पेशेंट है उसको ट्रांसफर करना होगा तो कैसे करोगे। तो सबसे पहला स्टेप आपने याद रखना है जी। हाँ जी गुड इवनिंग है जी सभी को जी, देखने वाले को सभी को वेरी गुड इवनिंग है और स्वागत है आपका एसएनसी बठिंडा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद है हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिएगा पहला यहाँ पे स्टेप जो है हमने वहां पे देखना है। सबसे पहले वहां पे क्या देखोगे आप, पहले तो ये देखोगे कि आपके पास वहां पे ऑर्डर है क्या कि वहां पे आपने पेशेंट को शिफ्ट करना है। सबसे पहला तो उसकी फाइल के अंदर वहां पे रिटर्न के अंदर ऑर्डर लिखा हुआ है क्या कि पेशेंट को वहां पे शिफ्ट करना है। तो पहला स्टेप क्या हो गया, वेरीफाई द क्लाइंट्स एक्टिविटी ऑर्डर, कि क्लाइंट को एक्टिविटी करवानी है उसका वहां पे ऑर्डर है क्या। तो पहला स्टेप वहां पे क्या हो गया, 2 नंबर हो गया जी। कौन सा हो गया, 2 नंबर। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्टिविटी का जो ऑर्डर है उसको वहां पे हम चेक करेंगे। जब हमें पता लग गया कि हाँ हम वहां पे उसको जो है वो ट्रांसफर करवा सकते हैं, अब हमने देखना है सेकंड स्टेप। अब सेकंड स्टेप के अंदर वो कहता है कि आप क्या देखोगे, आप ये देखोगे कि आपको वहां पे कितने पर्सन्स की जरूरत वहां पे पड़ेगी उस पेशेंट को ट्रांसफर करने के लिए। वो किस चीज पे डिपेंड करेगा कि पेशेंट के वहां पे कोई सर्जरी किस तरह की हुई है, पेशेंट किस चीज से वहां पे सफर कर रहा है। दूसरी चीज, पेशेंट का वेट कितना है, ठीक है, पेशेंट का जो हेल्थ स्टेटस है वो कैसा है। उन सब चीजों के ऊपर वहां पे आपने पेशेंट को क्या करना है, ट्रांसफर करने से पहले उन चीजों को, उन फैक्टर्स को वहां पे ध्यान रखना है। जिस तरह अगर मान लीजिए पेशेंट का वेट है 50 kg, तो आप जो है वहां पे 3 जने नॉर्मली वहां पे आप पेशेंट को ट्रांसफर वहां पे कर सकते हो बेड से चेयर पे। लेकिन अगर पेशेंट का जो वेट है वो 100+ है, तो आप वहां पे 3 जनों से वो पेशेंट ट्रांसफर नहीं होगा, आप पेशेंट को वहां पे कोई इंजरी दे बैठोगे वहां पे। दूसरी चीज, वहां पे पेशेंट के किस प्रकार की वहां पे सर्जरी हुई है। अगर वहां पे उस पेशेंट में कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है और वहां पे कोई स्पाइन की सर्जरी हुई है,
उस चीज में फर्क पड़ेगा। पेशेंट अगर ऑर्थो का है, अगर वहां पे कोई फ्रैक्चर है, उस पेशेंट के अंदर आपने उसकी पोजीशन चेंज करनी है। सेकंड, पेशेंट अनकॉन्शियस है, उस पेशेंट का जो कॉन्शियसनेस का लेवल है वो आपको वहां पे असेस करना होगा कि वो पेशेंट आपके साथ पार्टिसिपेट कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, वहां पे पेशेंट अपना भार हल्का सा सहन कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये चीजें। चौथा, पेशेंट के वहां पे ड्रेन कितने लगे हुए हैं, पेशेंट के आईसीडी तो नहीं लगी हुई है, ठीक है। उसके अलावा वहां पे पेशेंट के कोई इस तरह का ड्रेन तो नहीं है जो वहां पे प्रेस हो रहा है, ऐसा तो नहीं है कोई ड्रेन है वो नेगेटिव प्रेशर का है और वहां पे उसको आपने करने से पहले आपने देखा कि वहां पे तो पॉजिटिव प्रेशर है। तो इन सब फैक्टर्स को वहां पे आपने जो है वो पहले अपने माइंड के अंदर रखना है। तो सेकंड आ गया, उन फैक्टर्स को पेशेंट को वहां पे ट्रांसफर करने से पहले ये देखिएगा आपको वहां पे कौन कौन से फैक्टर ऐसे हैं जिनका ट्रांसफर करते हुए पेशेंट पे इफेक्ट पड़ सकता है, इंपैक्ट पड़ सकता है। तो सेकंड आपने वहां पे ध्यान रखना है, आइडेंटिफाई फैक्टर्स दैट में इंपैक्ट द एबिलिटी टू ट्रांसफर्स। तो आपने सेकंड स्टेप कौन सा हो गया, 4 नंबर वाला, कौन सा हो गया 4 नंबर वाला, कि आइडेंटिफाई करो वो फैक्टर्स को जिनका प्रभाव रहेगा वहां पे जब पेशेंट को हम क्या करेंगे, ट्रांसफर। ये 2 चीजें आपने देख ली। अब तीसरा वहां पे है, आपने पेशेंट को बताना है, ये चीज तो आपने खुद के लेवल पे देख लिया, अब आप पेशेंट के साथ इंटरेक्शन करोगे, अब आप पेशेंट को एक्सप्लेन करोगे कि हम आपको बेड से चेयर पे बिठाना चाहते हैं ताकि आपको हल्का वहां पे कंफर्टेबल फील हो। दूसरा, आपको जो है बाहर जिस तरह मान लीजिए फ्रेश एनवायरनमेंट के अंदर या आप एम्बुलेट करोगे तो आपको जो है वो अपने खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस आएगा कि मैं मेरी केयर कर सकती हूँ, मैं बैठ सकती हूँ। अब मैं जो है वहां पे चेयर पे बैठने लग गई, अब मैं बेड से उठ गई, पेशेंट के अंदर बेड सोर होने का खतरा कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें हमने पेशेंट को एक्सप्लेन करना है कि अब हम कैसे कैसे करेंगे और उसका आपको क्या क्या फायदा होगा, ये चीजें आपने एक्सप्लेन करनी है। तो एक्सप्लेन द स्टेप्स ऑफ द ट्रांसफर्स। तो थर्ड वहां पे क्या आ गया, 1, हम क्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को। अब आ गया 4th पॉइंट। अब बताइएगा 4th पॉइंट हम वहां पे क्या करेंगे कि जब अब हम पेशेंट को क्या करने वाले, ट्रांसफर करने वाले, तो हमने ध्यान रखना है कि जो व्हील्स हैं, बेड के जो पहिए हैं, वो वहां पे उसके लॉक लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ। अगर नहीं लगा हुआ तो वहां पे हो सकता है जब आप ट्रांसफर करने लगो आपके पैर से वो जो बेड है वो आगे की तरफ चला जाए और पेशेंट को आप वहां पे ट्रॉमेटाइज कर दोगे, वहां पे इंजरी दे दोगे पेशेंट को। तो 4th पॉइंट वहां पे आपका क्या रहेगा, 3rd वाला, कौन सा, व्हील्स वहां पे क्लोज होनी चाहिए। और लास्ट जो वहां पे रहेगा कि जब आपने पेशेंट को वहां पे फिक्स जो आप वहां पे उसको ट्रांसफर करने वाले हो, उससे पहले आपने देखना है कि पेशेंट की जो बॉडी अलाइनमेंट है वो सही है क्या, कोई पेशेंट का नेक है वो फ्लेक्स तो नहीं है, कोई हाथ है वो नीचे की तरफ दबा हुआ तो नहीं है। ये सब देखने के बाद में आप वहां पे पेशेंट को क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे। तो लास्ट वहां पे पॉइंट आ गया कौन सा, 5th वाला, कौन सा आ गया, 5th वाला। तो अब देखिएगा फर्स्ट स्टेप हम कौन सा लेंगे, सेकंड वाला, कौन सा, सबसे पहले हम वेरीफाई करेंगे किसको, ऑर्डर को। सेकंड स्टेप हम कौन सा लेंगे, उन फैक्टर्स को देखेंगे जो वहां पे इंपैक्ट अपना डालेंगे। थर्ड वहां पे हम देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे पेशेंट को स्टेप्स ऑफ ट्रांसफर, कैसे कैसे हम आपको ट्रांसफर करेंगे, तीसरा। और 4th वन हम वहां पे कौन सा रखेंगे, 3rd पॉइंट, कौन सा, एंश्योर दैट व्हील्स ऑन द बेड आर लॉक्ड, पेशेंट का जो बेड है उसके व्हील्स वहां पे क्या है, लॉक्ड है। और 5th वन क्या है कि पेशेंट को ट्रांसफर करने से पहले, जैसे ही आप उसे उठाने वाले हो उससे पहले आपने देखना है कि पेशेंट का जो बॉडी अलाइनमेंट है, जो फंक्शनल बॉडी अलाइनमेंट है वो सही तो है ना, वहां पे कोई दिक्कत तो नहीं है। और उसके बाद में आप पेशेंट को क्या कर दोगे, ट्रांसफर कर दोगे, कहां से, बेड से चेयर के ऊपर। तो ये हमने वहां पे फर्स्ट क्वेश्चन देखा है। आई थिंक आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। आपने बहुतों ने यहाँ पे जो है वो पूरा आंसर करने की कोशिश की, हालांकि 1-2 स्टेप आपका ऊपर नीचे हो गया होगा, लेकिन आप मूल जो बात है वो वहां पे आप समझे हो, तो आपका काफी चीजें यहाँ पे क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अब देखिएगा, कहता है ए नर्स आइडेंटिफाइज विच क्लिनिकल इंडिकेटर, वहां पे क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा किसका, ऑफ पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस, कि वहां पे जो पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है वो वहां पे डोमिनेंट है इस वक्त, किसके अंदर, उस क्लाइंट के अंदर जो अभी क्या है, स्ट्रेस के अंदर है। अब देखिए स्ट्रेस में है तो वहां पे कौन सा एक्टिव होना चाहिए, वहां पे सिंपैथेटिक। लेकिन ये आपको कंफ्यूज करने के लिए कह रहा है, अगर किसी पेशेंट में पैरासिम्पैथेटिक डोमिनेंस है, मतलब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट है, तो वहां पे कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलेगा, मतलब पैरासिम्पैथेटिक का वहां पे कौन सा क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन पेशेंट में देखने को मिलेगा।
पहला है कॉन्स्टिपेशन, दूसरा है गूजबम्स, तीसरा है एक्सेस एपिनेफ्रिन का सिक्रेशन, चौथा है इंक्रीज जीआई सिक्रेशंस। फटाफट से सारों का बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए जी। जितने भी कैंडिडेट्स अभी लाइव देख रहे हैं सभी यहाँ पे आंसर करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम बात करेंगे हर एक इसके ऑप्शन के बारे में, जिससे आपको काफी कुछ समझने को मिलेगा। बिल्कुल सभी जने आंसर करिएगा जी। और जितने भी कैंडिडेट्स इस वक्त लाइव है फटाफट से जो है वीडियो को लाइक करिएगा जी। जितने भी कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया लाइक करिएगा, और अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं जी। फटाफट से लाइक करिएगा जी और फटाफट से कमेंट करिएगा। हाँ जी दमनप्रीत सिंह जी वेरी गुड इवनिंग है जी आपको। तो फटाफट से लाइक करिएगा जी, और उसके बाद में अगर आपको कंटेंट हमारा अच्छा लग रहा है और जो वे ऑफ टीचिंग अच्छी लग रही है, आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं, तो इसको आप शेयर करना ना भूलिएगा जी। तो अब मेरे को बार बार आपको कहना नहीं पड़े जी, फटाफट से आप कर दीजिएगा लाइक एंड शेयर, फटाफट करिएगा जी। ठीक है, अब देखते हैं जी हम यहाँ पे पैरासिम्पैथेटिक, ये कहता है पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है हमारा वो कब काम करेगा, जब हम रेस्ट करेंगे और डाइजेस्ट करेंगे। मतलब जब हम कंफर्ट जोन के अंदर होंगे हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो वहां पे क्या रहेगा, एक्टिव रहेगा। ये स्ट्रेस का इन्होंने लिख रखा है, स्ट्रेस के टाइम में पैरासिम्पैथेटिक वहां पे एक्टिव नहीं रहता। एक तो ये क्वेश्चन की लैंग्वेज में ही गलत है। अब दूसरी बात, अगर पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम वहां पे एक्टिव है तो वो सिर्फ और सिर्फ जो हमारी जीआईटी है उसके सिक्रीशंस और उसके मूवमेंट उनको ही वहां पे स्टिमुलेट करता है, बाकी सारी बॉडी एक्टिविटीज को वहां पे क्या करेगा, इनहिबिट करेगा, सप्रेस करेगा। अब देखिएगा कॉन्स्टिपेशन, जीआई की मूवमेंट बढ़ती है कम नहीं होती वहां पे, तो कॉन्स्टिपेशन नहीं, हमें वहां पे डायरिया या फिर वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एब्डोमिनल स्पाज्म देखने को मिलेगा, पेट में मरोड़े टाइप आएंगे, क्योंकि बाउल मूवमेंट वहां पे क्या होगी, इंक्रीज। जब हमें डायरिया वगैरह होता है तो पेट में मरोड़े टाइप आते हैं, वो एब्डोमिनल स्पाज्म उनको बोलते हैं। ये कब आएगा, डायरिया में। तो पैरासिम्पैथेटिक में आपको एब्डोमिनल स्पाज्म या वहां पे बाउल मूवमेंट इंक्रीज देखने को मिलेगी या वहां पे डायरिया देखने को मिलेगा, कॉन्स्टिपेशन आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तो गलत हो गया। गूज़बम्स, गूज़बम्स कब होगा, जब पेशेंट में सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होगा, तो जो हमारे स्किन के ऊपर जो इरेक्टर पिलाई मसल है वो कॉन्ट्रैक्ट होगी, उससे जो हमारे हेयर्स जो हमारी रूट्स हैं वो वहां पे इरेक्ट हो जाएगी, जिसको हम बोलते हैं रोंगटे खड़े होना या गूज़बम्स। ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम का वहां पे है, और ये किसका पूछ रहा है, पैरासिम्पैथेटिक नहीं। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की डोमिनेंस होगी तब ये गूज़बम्स देखने को मिलेगा, तो पैरासिम्पैथेटिक में ये नहीं देखने को मिलेगा। तीसरा है एक्सेस एपिनेफ्रिन सिक्रेशन। एपिनेफ्रिन किसको बोलते हैं हम, जो हमारा एड्रेनलिन है उसको। ठीक है, तो तीसरा वहां पे जो एक्सेस एपिनेफ्रिन है वो एपिनेफ्रिन हमें सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जब एक्टिवेट होगा तब देखने को वहां पे मिलेगा, तो ये कौन सा है, पैरासिम्पैथेटिक। अब चौथा आ गया इंक्रीज जीआई सिक्रेशन। वेरी गुड, ये क्वेश्चन का आंसर वहां पे रहेगा कि इंक्रीज सिक्रेशन होंगे, इंक्रीज ही वहां पे मूवमेंट होगी जीआई सिक्रेशंस की, तो ये आपका वहां पे आंसर रहेगा। और आप सबने बिल्कुल यहाँ पे बहुत ही सही आंसर सारों ने यहाँ पे दिया है, तो आप सभी की बहुत बढ़िया प्रिपरेशन है। तो देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिएगा ड्यूरिंग एन एनुअल फिजिकल असेसमेंट, मतलब जो एक पेशेंट है जिसका हर साल वहां पे फिजिकल असेसमेंट करवाने के लिए वो पेशेंट जाता है, वहां पे पेशेंट जो है वो रिपोर्ट कर रहा है नॉट बीइंग एबल टू स्मेल, कि वो स्मेल नहीं कर पा रहे हैं वहां पे, किसकी, कॉफी की एंड मोस्ट फूड्स की। वो कह रहे हैं जो मैं कॉफी पी रहा हूं या जो मैं खाना खाता हूं मेरे को उसकी स्मेल वहां पे नहीं आती है। विच क्रेनियल नर्व का जो फंक्शन है वो नर्स वहां पे एसेस करेगी। अगर क्लाइंट ने ये वहां पे रिस्पॉन्स दिया है कि मेरे को स्मेल जो है वो सेंसेशन नहीं पता लग रहा, तो हमें नर्स कौन से वहां पे क्रेनियल नर्व को एसेस करेगी जिससे हमें स्मेल का पता लगेगा। पहला है फर्स्ट क्रेनियल नर्व, दूसरा है सेकंड, थर्ड में है 10th क्रेनियल नर्व, और फोर्थ ऑप्शन में 7th क्रेनियल नर्व। फटाफट से आंसर करिएगा, सारे जने आंसर करिएगा जी। बिल्कुल सभी जने आंसर करिएगा जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, बिल्कुल बहुत सही आंसर कर रहे हो आप सभी। जितने भी कैंडिडेट्स अभी देख रहे हैं फटाफट से जो है आंसर करिएगा जी। और अभी तक आपने जो है वो लाइक में कंजूसी बरत रहे हो आप लोग, अभी तक जो है वो कहने के बाद में भी कहना नहीं पड़ना चाहिए आपको,
ठीक है, फटाफट से। अब देखिएगा जी, इन क्रेनियल नर्व्स के बारे में देखते हैं। आंसर तो जो है वो बिल्कुल सिंपल है, वो आप बता रहे हो वो बिल्कुल सही बता रहे हो, लेकिन हमें सारों के बारे में देखना पड़ेगा। जो फर्स्ट क्रेनियल नर्व है वो है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। कौन सी है? ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। सेकंड है ऑप्टिक नर्व। सेकंड कौन सी है? ऑप्टिक नर्व। जो 10th है वो कौन सी है? वेगस नर्व। कौन सी है? वेगस नर्व। और 7th कौन सी है वहां पे? फेशियल नर्व। कौन सी है? फेशियल नर्व। अब हम अगर वहां पे बात करें भाई ये क्रेनियल नर्व्स क्या चीज है, तो कहते हैं जो क्रेनियल नर्व है जो हमारी ब्रेन से जितने भी वहां पे सेंसेशन लेके जाना है और लेके आना है, जो मोटर और सेंसरी है, वो दोनों ही काम जो है वो कौन कर रही है? क्रेनियल नर्व्स कर रही है। कौन सी? क्रेनियल नर्व्स। तो ये हमारे जो क्रेनियम, जो हमारा ब्रेन है, उसको हमारा जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसके साथ कनेक्ट करने में रोल कौन रख रही है? वहां पे क्रेनियल नर्व्स रख रही है। कौन? क्रेनियल नर्व्स। इसका मतलब यह क्रेनियल नर्व्स हमें जो सेंसेशन लेके आएगी उसको हम बोलेंगे सेंसरी, जो ब्रेन से सेंसेशन लेके जाएगी वो है मोटर। अगर ऐसी क्रेनियल नर्व जिसमें एक्सोन्स कौन से पाए जाते हैं? सेंसरी वाले भी हैं और एक्सोन्स वहां पे मोटर वाले भी हैं, मतलब जो सेंसेशन लेके भी आएगी और मूवमेंट वाला जो रिस्पॉन्स है वो लेके भी जाएगी, उसको हम बोलते हैं वहां पे मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। कौन सी? मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। तो अब हमें देखना है कि ये कौन कौन सी क्रेनियल नर्व है। पहला आया ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, जो हमें सेंस ऑफ स्मेल वहां पे या सेंस ऑफ ऑल्फैक्शन वहां पे बताएगी। वो कौन सी है? ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व, जो है नंबर 1, मतलब फर्स्ट क्रेनियल नर्व है ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व। अब ये कहता है ये जो ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व है ये हमारी कैसी क्रेनियल नर्व है? सबसे लार्जेस्ट है कि सबसे स्मॉलेस्ट है कि सबसे शॉर्टेस्ट है कि सबसे लॉन्गेस्ट है? ये आपने बताना है, क्योंकि ये चीज हम वहां पे क्लास में, रेगुलर क्लास में पढ़ चुके हैं। मेरे को फटाफट आप जो है कमेंट के अंदर बताइएगा। अब आया सेकंड क्रेनियल नर्व, वो है ऑप्टिक नर्व। कौन सी है? ऑप्टिक नर्व। ऑप्टिक नर्व किससे रिलेटेड है? आई से रिलेटेड है, जो हमें साइट, जो हमें दिखाती है, हमें देखने में काम आने वाली कौन सी है? सेकंड क्रेनियल नर्व। कौन सी है? सेकंड क्रेनियल नर्व। अब आगे जो 10th क्रेनियल नर्व, कौन सी? 10th क्रेनियल नर्व, ये है वेगस क्रेनियल नर्व। जो ऑप्टिक नर्व है ये भी कौन सी है? सेंसरी है। ऑल्फैक्टरी भी कौन सी है? सेंसरी है। वेगस कौन सी है? मिक्स्ड क्रेनियल नर्व है। कौन सी है? मिक्स्ड क्रेनियल नर्व। यह मेन जो है वो किसकी ब्रांच है? पैरासिम्पैथेटिक नर्व सप्लाई जो होगी वो मोस्ट ऑफ जो नर्व सप्लाई है वो किसके द्वारा होगी? वेगस नर्व के द्वारा। किसके द्वारा होगी जी? वेगस नर्व के द्वारा। कहता है जो क्रेनियल नर्व है 3rd, और जो क्रेनियल नर्व है 7th, और जो क्रेनियल नर्व है वहां पे 9th एंड 10th, ये चारों जो है पैरासिम्पैथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसको वहां पे जो है सप्लाई करने वाली मेन जो क्रेनियल नर्व्स कौन कौन सी है? वो है 3rd, 7th, 9th और 10th। ये चार जो है वो है, उनमें से भी मेन कौन सी है? 10th क्रेनियल नर्व। वो कौन सी है? वेगस। तो आपसे पूछ लिया जाए जो वेगस क्रेनियल नर्व है वो वहां पे मेन सप्लाई करेगी किसकी? पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को सप्लाई करने वाली नर्व कौन सी है? जो है वेगस नर्व। और जो लास्ट बची कौन सी? फेशियल। कितने नंबर? 7th नंबर। यह भी मिक्स्ड है। यह भी कैसी है? मिक्स्ड है। कैसी है? मिक्स्ड है। अब ये मिक्स्ड कैसे क्या काम करेगी? बहुत ही बढ़िया आपने आंसर दिए जी। ऑल्फैक्टरी जो है वो शॉर्टेस्ट है, बता रहे हैं रुपिंदर चैल जी बोल रहे हैं 1 जो फर्स्ट है वो शॉर्टेस्ट है, 10th है वो लॉन्ग है, 3rd है स्मॉलेस्ट, 4th लार्जेस्ट। इसमें हल्का सा चेंज है मैडम जी, सही नहीं है ये बात। वेगस इज लॉन्गेस्ट। अब अपने इन सारों को बताएंगे जी, आप यहाँ पे पूरा फोकस रखिएगा, आपको नई चीजें और नए कंसेप्ट यहाँ पे समझने को मिलेंगे। अब देखिएगा जो फेशियल नर्व है, ये फेशियल नर्व मिक्स्ड है, ये सेंसेशन लेके जाएगी। कहता है टंग, ये आपकी जो टंग है उसको अगर हम वहां पे 3 हिस्सों के अंदर बांट दें तो जो आगे के दोनों एंटीरियर 2/3 है, कौन सा? एंटीरियर जो 2/3 है, वहां से जो टेस्ट का सेंसेशन है उसको वहां पे लेके जाएगी। और कहां लेके जाएगी जी? पैराइटल लोब में, जहां पे गस्टेटरी सेंटर है वहां पे जो है इसको लेके जाएगी। कहां लेके जाएगी? गस्टेटरी सेंटर में। कौन? फेशियल। कौन लेके जाएगी? फेशियल। हाँ जी हरप्रीत जी, वेरी गुड इवनिंग है जी आपको। ठीक है, तो अब देखिएगा ये जो है एंटीरियर जो 2/3 है वहां से कौन लेके जाएगी? फेशियल जो नर्व है उसकी सेंसरी ब्रांच है वो टेस्ट का सेंसेशन लेके जाएगी। ये तो हमने बता दिया सेंसरी। अब है इसका मोटर काम। मोटर काम है फेशियल जो मसल्स हैं उनको ये सप्लाई करती है। किसको? फेशियल मसल्स को। तो जितने भी हम फेस के एक्सप्रेशन बनाते हैं, चाहे स्माइलिंग का है चाहे गुस्से का है वहां पे, या हम जो इस तरह माथे के ऊपर जो त्योड़ियां वहां पे लगाते हैं वो है, इसके अलावा हम एक तरफ जो है वो मुंह को इस तरह करते हैं, चबाते हैं, वो सब जो मतलब हमारी
वैसे तो मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन फिफ्थ क्रेनियल नर्व है, लेकिन जो सेवंथ है उसका भी वहां पे रोल रहता है। ये हम पढ़ेंगे जब हम फेशियल पाल्सी या बेल्स पाल्सी पढ़ेंगे, तब हम बोलेंगे कि पेशेंट जो है वो अफेक्टेड साइड में से स्वेलो नहीं कर पाता है, तो ये भी स्वेलिंग में भी इसका असर रहता है फेशियल का। तो यहां पे इन्होंने क्या पूछा है कि जो स्मेल से रिलेटेड कौन सी है वो है फर्स्ट। अब बात आई सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सी है, सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, सबसे शॉर्टेस्ट कौन सी है। तो उसके बारे में हम यहां पे बात करें तो देखिएगा जी, कहता है जो क्रेनियल नर्व फर्स्ट है, ठीक है, जो क्रेनियल नर्व फर्स्ट है वो वहां पे शॉर्टेस्ट है जी, वो कम डिस्टेंस वहां पे जो है वो तय करती है। कहां पे कम डिस्टेंस, तो कहते हैं सिर्फ नोज से लेके और टेम्पोरल लोब तक वहां पे जाएगी, तो ये शॉर्टेस्ट है जी, पूछा जाता है। उसके बाद में पूछा जाता है ऐसे क्रेनियल नर्व जो स्मॉलेस्ट है, जिसके जो न्यूरॉन्स है, जो न्यूरोफाइबर्स है या एक्सोन्स है वो बहुत कम होते हैं, तो वो है जी ट्रोक्लियर नर्व। कौन सी है? ट्रोक्लियर नर्व। कौन सी है? ट्रोक्लियर नर्व। और ट्रोक्लियर नर्व कितनी है? फोर्थ नंबर की। कौन सी है? फोर्थ नंबर की। ये क्या होगी? स्मॉलेस्ट होगी जी। कौन सी होगी? स्मॉलेस्ट। फिर आ गई क्रेनियल नर्व फिफ्थ। कौन सी आ गई? क्रेनियल नर्व फिफ्थ। ये कौन सी है? ट्राइजेमिनल। कौन सी है? ट्राइजेमिनल। और यह जो ट्राइजेमिनल क्रेनियल नर्व है, ये किस प्रकार की नर्व है जी? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व है। कैसी? लार्जेस्ट क्रेनियल नर्व। ये तीन ब्रांचेस वहां पे ऑफ्थैल्मिक है, मैक्सिलरी है, मैंडिबुलर है, ये तीन प्रकार की ब्रांचेस रखती है ट्राइजेमिनल, इसलिए इसको ट्राई का नाम दिया, और ये सबसे लार्जेस्ट है। तो फिर आ गया लॉन्गेस्ट कौन सी है? तो क्रेनियल नर्व जो 10th नंबर की वेगस नर्व है, वो वहां पे लॉन्गेस्ट, मतलब सबसे ज्यादा डिस्टेंस यहां पे कौन वहां पे तय करती है? तो क्रेनियल नर्व 10th वेगस जो नर्व है वो वहां पे करती है। ये एग्जाम में आने वाले बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना इनको। अगर आपसे पूछे वहां पे शॉर्टेस्ट क्रेनियल नर्व कौन सी है, तो वहां पे कौन सी आएगी? ऑल फैक्ट्री। अगर पूछे सबसे लॉन्गेस्ट कौन सी है, तो आएगी वेगस। अगर आपसे पूछे शॉर्टेस्ट कौन सी है, तो सॉरी स्मॉलेस्ट कौन सी है, तो आपको आएगा ट्रोक्लियर। और आपसे पूछे सबसे लार्जेस्ट कौन सी है, तो आएगा जी क्रेनियल नर्व 5। कौन सी? वहां पे ट्राइजेमिनल। याद रखना जी। तो ये तो बिल्कुल सिंपल सा था, इसका आंसर तो ए हो गया। लेकिन हमने सारे यहाँ पे क्रेनियल नर्व से रिलेटेड मोस्ट ऑफ जो क्वेश्चन जो एग्जाम में पूछे जाने वाले थे वो हमने यहाँ पे डिस्कस कर लिए जी। नेक्स्ट, विच क्लिनिकल इंडिकेटर, मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, आपको क्या देखने को मिलेगा? डज द नर्स आइडेंटिफाई, वहां पे क्या पहचानेगी, क्या देखेगी जब वो एसेस करेगी? एक क्लाइंट विद हेमीप्लेजिया, एक पेशेंट है जिसके अंदर वहां पे हेमीप्लेजिया हो गया है। असल में ये पूछ रहा है उस हेमीप्लेजिया का मतलब क्या है भी। किसी पेशेंट में हम बोलते हैं कि हेमीप्लेजिया है, तो उसमें हमें क्या देखने को मिलेगा? तो पहला कह रहा है कि वहां पे पैरेसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज, कहते हैं लोअर एक्सट्रीमिटीज के अंदर सेंसेशन में कोई दिक्कत होगी। दूसरा, पैरालाइसिस हो गया वन साइड ऑफ द बॉडी, अगर वन साइड ऑफ द बॉडी का पैरालाइसिस हो गया उसको बोलेंगे, या पैरालाइसिस ऑफ बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी, या दोनों ही जो लोअर एक्सट्रीमिटी है उसका वहां पे पैरालाइसिस हो गया, या वहां पे पैरालिसिस ऑफ अपर एंड लोअर एक्सट्रीमिटी, या वो कह रहा है चारों के अंदर ही वहां पे सेंसेशन में दिक्कत है। किसमें? अपर और लोअर, दोनों हाथों और पैरों में क्या है? वहां पे पैरालिसिस है, मतलब वहां पे कोई जो है सेंसेशन के अंदर दिक्कत है। तो बताइएगा हेमीप्लेजिया का क्या मतलब है जी? बिल्कुल आप सभी जो है बहुत ही बढ़िया आंसर कर रहे हैं, जितने भी कैंडिडेट अभी देख रहे हैं सभी आंसर वहां पे करिएगा जी। बिल्कुल 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 जी, सभी आंसर करिएगा। गुरदीप सिद्धू जी, अनुपम सेखों जी, मनप्रीत बराड़ जी, सभी आंसर यहां पे करिएगा। बिल्कुल, अब आप देखिएगा जी, हेमीप्लेजिया, हेमी का मतलब होता है वन साइड या हाफ, इसको या तो आप हाफ बोल दो या वन साइड बोल दो, एक ही बात है। प्लेजिया का मतलब हो गया पैरालाइसिस,
प्लेजिया का मतलब हो गया पैरालिसिस। पैरालिसिस का मतलब लकवा मार गया, जहां पे अब जो मसल्स है उनको नर्व सप्लाई नहीं हो पा रही है, अब जो मसल है वो अपना काम छोड़ गई है, मसल की जो टोन है, जो उसकी स्ट्रेंथ है वो क्या हो गई है, जीरो हो गई है। हम पैरालिसिस किसको बोलेंगे, हम अगर बोले कि उसके वहां पे एक साइड में पैरालिसिस हो गया, इसका मतलब वहां पे जितनी भी मसल वहां पे काम करने वाली है उन मसल की स्ट्रेंथ है वो जीरो हो गई है, अब वो नॉन फंक्शनल हो गई है, अब वो एक तरफ से लटक गई है, वहां पे मसल टोन जीरो, मसल स्ट्रेंथ जीरो, उसको हम क्या बोलेंगे, पैरालिसिस। क्या बोलेंगे, पैरालिसिस। तो ये हेमी कमीज हाफ या वन साइड का, और क्या देखने को मिलेगा, पैरालिसिस। तो ये हमने बोल दिया पैरालिसिस ऑफ वन साइड ऑफ द बॉडी, हमने क्या बोल दिया वहां पे, हेमीप्लेजिया। क्या बोल दिया, हेमीप्लेजिया। ठीक है, ये चीज आपने वहां पे याद रखनी है। ये कहता है लोअर अगर एक्सट्रीमिटीज है, दोनों ही लोअर एक्सट्रीमिटीज का वहां पे अगर पैरालिसिस हो गया तो उसको वहां पे हम क्या बोलेंगे, आप बताइएगा जी। अगर किसी की दोनों लोअर जो एक्सट्रीमिटीज है उनके अंदर वहां पे अगर पैरालिसिस हो गया तो हम वहां पे क्या टर्म यूज करेंगे, फटाफट से जो है कमेंट के अंदर वहां पे आपका आंसर आना चाहिए, बिल्कुल सही आंसर आना चाहिए जी। बिल्कुल आप सभी जो है बहुत ब्रिलियंटली जो है आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और फटाफट से जो है आप सारे जने आंसर वहां पे करिएगा जी। फटाफट से आंसर करिएगा जी कि अगर बहुत जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है अगर उसका वहां पे पैरालिसिस देखने को मिल रहा है तो वहां पे हमें जो है उसको हम क्या नाम देंगे वहां पे, बिल्कुल आपके कमेंट फटाफट से आने चाहिए जी। बिल्कुल जी, पैराप्लेजिया बोलेंगे जी, क्या बोलेंगे, पैराप्लेजिया। क्या बोलेंगे, पैराप्लेजिया। क्या नाम बोलेंगे, पैराप्लेजिया। हाँ जी बिल्कुल याद रखना ये चीज। नेक्स्ट कह रहा है द स्कूल नर्स इज अटेंडिंग टू ए स्टूडेंट, एथलीट है वो स्टूडेंट, हु रिपोर्ट्स मसल पेन। वो उसने क्या कंप्लेन किया, उस एथलीट ने वहां पे उसने कंप्लेन किया मसल पेन की। आफ्टर ए प्रैक्टिस सेशन, एक प्रैक्टिस सेशन में उस क्लाइंट ने मसल पेन की वहां पे रिपोर्ट की है, किसको की है, स्कूल नर्स को की है, एक ऐसी नर्स जिसकी स्कूल के अंदर ड्यूटी है, और वहां पे जो स्टूडेंट है वो एथलीट है, उसने वहां पे मसल पेन की वहां पे कंप्लेन की है। कब, एक प्रैक्टिस सेशन, एथलीट है मतलब उसने वहां पे जो है वो एक्सरसाइज की होगी या वहां पे कोई एक्टिविटी की होगी उसकी वजह से। What should the nurse identify as a cause of this pain? जो मसल पेन हुआ उसका क्या कारण वहां पे जो है वो नर्स वहां पे समझेगी जब वो उस स्टूडेंट को इंस्ट्रक्ट करेगी। तो कहता है लैक्टिक एसिड, ब्यूटारिक एसिड, एसिटिक एसिड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड। फटाफट से आंसर करिएगा जी। बिल्कुल सभी जने आंसर करिएगा जी, शाबाश। हाँ जी आप बिल्कुल सही बता रहे हो, लैक्टिक एसिड। कहता है जब भी मसल्स जो है वो ज्यादा एक्टिविटी करे और वहां पे ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो बढ़ जाए, और वहां पे अगर ऑक्सीजन वहां पे सप्लाई जो है वो अगर उतनी ऑक्सीजन की वहां पे नहीं हो पाती है तो वहां पे जो है किस चीज का फॉर्मेशन होना शुरू हो जाता है, लैक्टिक एसिड का फॉर्मेशन वहां पे शुरू हो जाता है जी। किसका, लैक्टिक एसिड। और जहां पे भी लैक्टिक एसिड बनेगा वो पेन कोज करता है जी। जिन भी मसल्स के अंदर लैक्टिक एसिड बनता है वहां पे क्या कोज होगा, पेन। तो पेन किसकी वजह से, लैक्टिक एसिड के वहां पे इकट्ठा होने की वजह से। और ये लैक्टिक एसिड कब इकट्ठा होगा, जब मसल वहां पे कोई काम करेगी और उसकी जो ऑक्सीजन की नीड है वो बढ़ जाएगी, और उतनी ऑक्सीजन अगर उसको नहीं मिल पाएगी तो वहां पे जो है लैक्टिक एसिड बनता है और वहां पे वो पेन हो जाता है। जैसे ही पेशेंट वहां पे रेस्ट करेगा वो लैक्टिक एसिड है वो टूट के वहां पे वाटर और जो कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह बनेगा और वो चीज वहां से निकल जाएगी, तो वहां पे आपको जो है वो मतलब जो पेन है उसमें वहां पे रिलीफ मिल जाएगा। तो हमसे तो सिर्फ इतना ही पूछा है कि वो पेन होता है अगर एक्सरसाइज करने के बाद में, वो क्यों होता है, क्योंकि वहां पे क्या चीज बन जाती है, लैक्टिक एसिड वहां पे फॉर्मेशन हो जाता है। बिल्कुल आप सभी का बिल्कुल सही आंसर है जी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जी,
ए क्लाइंट हु हैड एन ओपन रिडक्शन, एक क्लाइंट है जिसके अंदर वहां पे ओपन, वहां फ्रैक्चर हुआ और वहां पे हमने उसको ओपन रिडक्शन दिया और वहां पे इंटरनल फिक्सेशन, उसके अंदर ही वहां पे हमने कोई रोड है, स्क्रू है, वो वहां पे लगाया, किसमें, ए फ्रैक्चर्ड एंकल के अंदर, किसी का जो है एंकल जो है उसका फ्रैक्चर था, तो वहां पे हमने जो है वो इंटरनल फिक्सेशन लगा के वहां पे पेशेंट की सर्जरी की और उसको हमने डिस्चार्ज कर दिया। Which behavior indicates the need for further instruction about the use of crutches? अब देखिएगा, सब चीजें बता के उसने क्या पूछ लिया कि जो क्रचेस का यूज है वो ऐसी कौन सी वहां पे बात बोलेगा जिससे हमें ऐसे लगेगा कि उसको नीड फॉर फर्दर इंस्ट्रक्शन है, मतलब उसको और ज्यादा जरूरत है हमें बताने की, वो पेशेंट अभी समझा नहीं है कि क्रच वॉकिंग कैसे करनी है, क्रच का यूज कैसे करना है। तो देखिएगा, पहला, एडवांसिंग बोथ क्रचेस विद द वीकर लेग, कहता है दोनों क्रचेस को आगे रखता है और जो अपनी वीक लेग है उसको भी आगे, जहां पे ओटी हुआ है जिस एंकल का उसको भी वो साथ में ले जाता है। दूसरा, लीनिंग एक्सिला ऑन द क्रचेस टू सपोर्ट द बॉडी वेट, कहता है वो आगे की तरफ जो है वो अपनी जो एक्सिला है उसको आगे की तरफ वहां पे लीन कर लेता है, लटका लेता है, मतलब जो भार है एक्सिला के ऊपर रख लेता है, तो उसको बोल दिया लीनिंग एक्सिला, मतलब एक्सिला के ऊपर लीन हो गया, झुक गया वो एक्सिला के बाहर से, ऑन द क्रचेस टू सपोर्ट द बॉडी वेट, तो मतलब उसने अपनी बॉडी वेट है वो उस एक्सिला वाला जो पार्ट है उसके ऊपर वहां पे डाल दिया, क्रचेस के ऊपर सारा उसने वेट डाल दिया। तीसरा कहता है वो ट्रांसफरिंग द क्रचेस इनटू वन हैंड व्हेन सिटिंग इन ए चेयर, जब वो बैठने की कोशिश कर रहे हैं तो एक क्रचेस के ऊपर अपना भार जो वो पूरा दे देता है। चौथा, मूविंग द क्रचेस बिफोर द अनअफेक्टेड लेग व्हेन डिसेंडिंग स्टेयर, जब वो डिसेंड नीचे की तरफ सीढ़ियों से उतरता है तो वो जो क्रचेस है उसको वहां पे अनअफेक्टेड जो लेग है उसके बाद में वहां पे पहले अनअफेक्टेड जो लेग है उससे पहले क्रचेस रखेगा, फिर अनअफेक्टेड लेग रखेगा, फिर दूसरी क्रचेस रखेगा, फिर अफेक्टेड लेग रखेगा, तो ऐसा करेगा। तो इन चारों में से कौन सी बात अगर वो वहां पे बोलता है तो हम समझेंगे कि वो बात गलत बोल रहा है और उसको और ज्यादा जो है स्टडी या इंस्ट्रक्शन की वहां पे जरूरत है, और ज्यादा टीचिंग की वहां पे जरूरत है। तो बताइएगा जी, ये आपने क्रच वॉकिंग अतर सर से बहुत अच्छी आपने वहां पे पढ़ी है, तो आप इसका बिल्कुल सही से आंसर दीजिएगा जी, फटाफट से आंसर करिएगा और हर एक जने का आंसर आना चाहिए। यहां पे सही और गलत मैटर नहीं करते, यहां पे ये मैटर करेगा कि आप नई चीज क्या सीख पाते हैं, वो बताइएगा जी। देखिएगा जी, बिल्कुल सिंपल है। यहाँ पे इसके अंदर हम बोलते हैं कि जो ये ऑप्शन है 1, 3 और जो 4, ये जो है ये हमारे क्रचेस वॉकिंग जो है उसके वहां पे 2 डिग्री 3 डिग्री 4 डिग्री जो हम पढ़ते हैं उनके बारे में है ये, ठीक है। ये जो है हम कैसे उतरेंगे, कैसे चढ़ेंगे, कैसे स्टेयर्स के ऊपर, ये हमारी क्रच वॉकिंग के ऊपर हो गया। यहाँ पे ये गलत चीज क्या बता रहा है कि ये जो अपना भार है वो किसके ऊपर डाल दे रहा है, अपना पूरी जो भार है बॉडी का वो एक्सिला के थ्रू किसके ऊपर डाल रहा है, क्रचेस के ऊपर डाल रहा है। तो अब आपको पता होना चाहिए कि जब हम क्रचेस यहाँ पे लगाते हैं तो यहाँ पे कौन सा जो प्लक्सिस है वो इंजर्ड होने का वहां पे खतरा रहेगा, जिसको हमने एक नाम और भी बोला था, क्रच पालसी। क्या नाम दिया था हमने, क्रच पालसी। अभी न्यूरो के अंदर आप पढ़ के आए हो सारे, क्रच पालसी होने का रिस्क रहता है, मैंने आपको बताया था। अगर आपने सही तरीके से वहां पे क्रच का यूज नहीं कर रहे तो कभी भी हमने एक्सिला के ऊपर भार नहीं देना है जी, हमारे जो हैंड्स हैं उनके ऊपर भार जो हमारी बॉडी का होना चाहिए। एक्सिला पे अगर भार होगा तो वो हमारा ऐसा कोई एक प्लक्सिस है जिसको वहां पे वो इंसर्ट कर देगा, वो आपने बताना है कौन सा प्लक्सिस है जी, फटाफट से बताइएगा।
तो फटाफट से बिल्कुल आपने बताया, बिल्कुल क्रच पाल्सी कौन करता है, वहां पे रेडियल नर्व करती है। अगर रेडियल नर्व के अंदर कोई वहां पे इंजरी होगी, जो रेडियल जो नर्व है उसके अंदर वहां पे अगर इंजरी होगी तो वो क्या कॉज कर देगी, क्रच पाल्सी। क्या कॉज कर देगी, क्रच पाल्सी। अब ये कहते हैं ये जो क्रच पाल्सी है, ये जो रेडियल नर्व को इंजरी की, ये रेडियल नर्व कौन से प्लेक्सिस के अंदर आता है, तो आपको पता है जी कौन सी प्लेक्सिस के अंदर आएगा, ब्रेकियल प्लेक्सिस में आएगा। कौन से में, ब्रेकियल प्लेक्सिस में। किसमें आएगा, ब्रेकियल प्लेक्सिस में। तो याद रखना, अगर आपने लीनिंग एक्सिला ऑन दी क्रचेस, अगर आपने इस तरह से पूरा लटका दी एक्सिला को क्रच के ऊपर, तो वहां पे ब्रेकियल प्लेक्सिस जो है उसमें इंजरी हो सकती है। वो इंजरी असल में किस में होगी, रेडियल नर्व में। क्यों, क्योंकि जो हमारी आर्म है उसका जो पोस्टीरियर सरफेस है और जो हमारी फोर आर्म है, उन पूरी जो हमारी आर्म और फोर आर्म है उसकी जो पोस्टीरियर साइड है उसको कौन वहां पे सप्लाई करता है, रेडियल नर्व करती है। कौन करती है, रेडियल नर्व। इसीलिए जब हम यहाँ पे क्रचेस के कारण वहां पे कोई इंजरी होगी प्लेक्सिस में, तो वो रेडियल नर्व में होगी, और वो प्लेक्सिस कौन सा है, ब्रेकियल प्लेक्सिस। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, क्रच पाल्सी। क्या नाम देंगे, क्रच पाल्सी। अब मेरे को एक और बताइएगा, अगर रेडियल नर्व इंजरी हो रही है वहां पे, तो और हम इसी जो क्रच पाल्सी है इसके और नाम भी हमने बताए थे, वो और बताइएगा फटाफट कौन से। जब तक हम जो है इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे देख लिया, तो हमने कभी भी जो है एक्सिला के बाहर पे जो एक्सिला को इस तरह क्रच के ऊपर लटकाना नहीं है, ये चीज यहाँ पे बताया, क्योंकि उसे वहां पे रेडियल नर्व या ब्रेकियल प्लेक्सिस के अंदर इंजरी हो सकती है, जिसको हमने क्या बोला, क्रच पाल्सी। क्या नाम दिया, क्रच पाल्सी। तो ये आपने याद रखना है। फटाफट से सारे जन आंसर करिएगा जी। बिल्कुल जी, रिस्ट ड्रॉप है, हनीमून पाल्सी या सैटरडे नाइट पाल्सी या क्रच पाल्सी, बिल्कुल ये बोला जाता है। ये चारों चीजें एग्जाम में पूछी गई है जी, ठीक है। तो ये चारों चीजें आपने याद रखनी है जी, ये सारी जो है रेडियल नर्व इंजरी की है, बिल्कुल। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और बिल्कुल आप सबने बिल्कुल सही बताया, जो आपकी प्रिपरेशन के बारे में बताता है। बहुत ही अच्छी प्रिपरेशन है आपकी, बहुत बढ़िया, शाबाश। अब देखिएगा नेक्स्ट, when completing a neurological assessment, the nurse determines that a client has a positive Romberg test। अब हमने ये देखना है कि पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट क्या चीज है, ठीक है। अब कहते हैं which finding supports the nurse conclusion, कि ये नर्स कह रही है कि उसका वहां पे पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट है। अब ऐसी कौन सी जो फाइंडिंग है जो वहां पे नर्स को ये बता रही है भी हाँ असल में वहां पे पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट है, वो कौन सी फाइंडिंग होगी। कहता है इनएबिलिटी टू स्टैंड विद फिट टुगेदर व्हेन आईज आर क्लोज। कहता है जब कोई भी पेशेंट है उसको पैर को दोनों को आपस में सटा दिया जाता है, पास पास कर दिया जाता है, और जो उसकी आईज है वो क्लोज कर दी जाती है, तो पेशेंट खड़ा नहीं रह पाता। पेशेंट इस तरह से वहां पे जो है वो मूवमेंट करेगा, वहां पे हिलेगा। ये चीज रोमबर्ग टेस्ट को पॉजिटिव बताएगी। या फैनिंग ऑफ द टोज, जो पैरों की उंगलियां उनका वहां पे इस तरह से फैल जाना, फैनिंग ऑफ द टोज व्हेन द सोल ऑफ द फुट इज फर्मली स्ट्रोक्ड। जब जो सोल है पेशेंट का, जो तलवा है पैर का, उसको अगर फर्मली इस तरह से स्ट्रोक किया जाए तो वहां पे फैनिंग ऑफ द टोज देखने को मिलेगी। या डायलेशन ऑफ द प्यूपिल, प्यूपिल का डायलेशन होगा व्हेन फोकसिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डिस्टेंस। जब कोई दूर का वहां पे ऑब्जेक्ट देखना होगा तो पेशेंट वहां पे प्यूपिल को डायलेट करेगा, अगर ऐसा करता है तो वो वहां पे पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट है। या मूवमेंट ऑफ द आईज टुवर्ड द अपोजिट साइड व्हेन हेड इज टर्न्ड, जब वहां पे हेड को टर्न करवाते हैं तो आई की मूवमेंट है वो दूसरी साइड चली जाती है। मतलब अगर इस तरह से हेड को हम टर्न करेंगे तो मूवमेंट आई की इधर वाली साइड होगी, क्या इसको बोलते हैं पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट। तो वो कहता है कौन सी वहां पे फाइंडिंग है जो हमें ये बताएगी कि वहां पे पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट है। तो बिल्कुल आप सभी ने यहाँ पे आंसर जो किया है वो बिल्कुल सही किया है। कौन सा है, इनएबिलिटी टू स्टैंड विद फिट टुगेदर। जब किसी पेशेंट को हम आंख बंद करके पैरों को जोड़ के खड़ा करते हैं तो हम तो इस तरह से खड़े हो सकते हैं, लेकिन जो पेशेंट है जिसके अंदर सेरिबेलम के अंदर कोई इंजरी है,
किस में इंजरी है? सेरिबेलम के अंदर अगर कोई इंजरी है वहां पे, तो पेशेंट कभी भी वो सीधा खड़ा नहीं हो सकता आंखें बंद करके दोनों पैरों को मिला के, वो वहां पे जो है उसका पोस्चर नहीं बनेगा और वो हिलेगा डुलेगा। उसको बोलते हैं पॉजिटिव रोमबर्ग टेस्ट। तो ये किसके लिए करते हैं? सेरिबेलम के फंक्शनिंग को चेक करने के लिए करते हैं। किसके लिए? सेरिबेलम के फंक्शनिंग को चेक करने के लिए। और उसमें करते क्या है, तो ये हमने वहां पे बता दिया। अब ये सेकंड है फैनिंग ऑफ द टोज। ये कौन सा है? तो ये आप बता सकते हो कि जो फैनिंग ऑफ द टोज, ठीक है, जब हम वहां पे क्या करते हैं, सोल ऑफ द फुट को वहां पे स्ट्रोक किया जाता है, तो इसको हम जो है वो क्या बोलेंगे? बेबिन्स की साइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बेबिन्स की साइन। जिसके अंदर बोलते हैं कि जो बिग टो है या ग्रेटर टो है, जो हमारा पैर का अंगूठ है, उसका तो होगा डोर्सिफ्लेक्शन। क्या होगा? डोर्सिफ्लेक्शन। और बाकी जो हमारी जो पैरों की उंगलियां होगी वो इस तरह से फैल जाएगी। फैनिंग ऑफ दी जो हम बोलेंगे फिंगर्स, उसको बोलते हैं हम वहां पे बेबिन्स की साइन। डायलेशन ऑफ प्यूपिल व्हेन फोकसिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट इन द डिस्टेंस। जब हमें दूर की कोई चीज देखनी हो तो हम प्यूपिल को डायलेट कर लेते हैं। ये नॉर्मल है जी, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है। अगर आपको भी कहीं कोई दूर से कोई आता हुआ बंदा वहां पे दिखाई दे रहा है, तो आप भी उसको जब पहचानने की कोशिश करते हो, देखने की कोशिश करते हो, तो नॉर्मली प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं। ये कोई भी एबनॉर्मलिटी नहीं है, ये नॉर्मल है। और मूवमेंट ऑफ द आईज टुवर्ड द अपोजिट साइड व्हेन हेड इज टर्न्ड। जब आपने हेड को टर्न करना है तो मूवमेंट आईज की दूसरी साइड होती है। यह भी नॉर्मल है, ये भी नॉर्मल है वहां पे। ये इसको हम सिफेलो ओक्यूलर रिफ्लेक्स बोला जाता है। सिफेलो ओक्यूलर रिफ्लेक्स, ये भी नॉर्मल है जी। तो ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट है रोमबर्ग टेस्ट। तो ये हमने बता दिया कि इसको हम बोलते हैं रोमबर्ग टेस्ट। बिल्कुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, यहाँ पे कहता है व्हेन केयरिंग फॉर ए क्लाइंट विद ए हेड इंजरी। एक पेशेंट है जिसके अंदर क्या होगी है? हेड इंजरी हो गई है। दैट मे हैव इन्वॉल्व्ड द मेडुला। ये एनाटॉमी वाला सेक्शन ले रहा है जी। कह रहा है उसने मेडुला को इन्वॉल्व कर लिया है। कहता है द नर्स बेसिस असेसमेंट ऑन द नॉलेज दैट द मेडुला कंट्रोल्स ए वैरायटी ऑफ फंक्शंस। कहता है जो मेडुला है उसके कौन कौन से वहां पे जो ऐसे वहां पे हमें देखने को मिलेंगे ऐसे सेंटर्स जो मेडुला में जो बहुत सारे फंक्शन को रेगुलेट करता है। तो आपने बताइएगा सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। इन पांचों में से मेडुला है वो कौन कौन से वहां पे फंक्शन परफॉर्म करता है? पहला, ब्रीदिंग में कोई वहां पे मदद करेगा क्या? पल्स रेट में कोई मदद करेगा? फैट मेटाबॉलिज्म में? ब्लड वेसल के डायमीटर में? या टेम्परेचर रेगुलेशन में? किन किन चीजों में मेडुला ऑब्लोंगाटा वहां पे फंक्शन करेगा? तो हम जो है वो पढ़ चुके हैं वहां पे एनाटॉमी बहुत अच्छे से। वहां पे मेडुला की, पोनस की, वहां पे जो मिड ब्रेन है उनकी, तो आप बिल्कुल सही से बता सकते हो वहां पे। देखिएगा, हल्का सा दिमाग लगा के बताइएगा जी। और जो आंसर बता रहे हैं मेरे को लग रहा है उनको रिवीजन की जरूरत है। आपने जो है मेरे पढ़ाने के बाद में रिवीजन नहीं किया रेगुलर बैच वालों ने, नहीं तो आपके आंसर इस तरह से नहीं आने थे। कईयों के आंसर है वो गलत आ रहे हैं अभी तक। तो इसके अंदर हम देखते हैं जी हमें क्या क्या चीजें वहां पे मेडुला में देखने को मिलती है। तो आपको याद होगा एक तो मेडुलरी रिदमिक सेंटर बताया था। मेडुलरी रिदमिक सेंटर, मेडुलरी रिदमिक सेंटर, ये हमने बताया था जो रिदम है और जो पैटर्न है उसको वहां पे जो है कंट्रोल करता है। तो जो पोलनेस के अंदर जो न्यूमोटैक्सिक सेंटर है और जो एपनियोस्टिक सेंटर है, ये कहां है? ये पोलस के अंदर है। इन दोनों को कंट्रोल कौन करता है? मेडुलरी रिदमिक सेंटर। तो ये ब्रीदिंग को कंट्रोल करता है, बिल्कुल करता है जी। मेडुला ब्रीदिंग को कंट्रोल करने में वहां पे मदद करेगा, बिल्कुल करेगा। दूसरा वहां पे हमने बताया था यहाँ पे कार्डियोवेस्क्युलर वहां पे सेंटर होता है जी। कौन सा सेंटर होता है? कार्डियोवेस्क्युलर सेंटर होता है। अब हमने बात की थी यह कार्डियक की, तो हमने कहा था ये हार्ट रेट को और जो हमारा फोर्स ऑफ हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन है उसको वहां पे जो है वो कंट्रोल या रेगुलेट करता है। तो बिल्कुल पल्स रेट को वहां पे कंट्रोल होगा। फिर हमने बोला था वेस्क्युलर, वेस्क्युलर में हमने बोला था ये ब्लड वेसल के डायमीटर को रेगुलेट करता है। किसको? डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स। ये भी हमने बात की थी आपको अगर याद हो तो डायमीटर ऑफ ब्लड वेसल्स को। तो ये देखिएगा जो ब्लड वेसल का डायमीटर है ये भी कंट्रोल होता है।
ठीक है, ये हमने बता दिया। अब आया फैट मेटाबॉलिज्म। फैट मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म तो लीवर में होता है जी, मेटाबॉलिज्म कहां होता है? लीवर में। ये हम कहां पढ़ रहे हैं? मेडुला ऑब्लोंगाटा में, ये वहां पे नहीं देखने को मिलेगा। फिर आ गया टेम्परेचर रेगुलेशन। ये टेम्परेचर रेगुलेशन जो सारे बता रहे हो मेडुला में, ये आपको वो याद नहीं रहा, ये हाइपोथैलेमस में होता है। कहां पे होता है? हाइपोथैलेमस में। याद रखना, एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है। एग्जाम में क्वेश्चन ये आएगा वहां पे कि एक पेशेंट है, उसका हाइपोथैलेमस के अंदर वहां पे डैमेज हो गया है, पेशेंट के अंदर क्या सिम्टम देखने को मिलेगा? और उसमें एक ऑप्शन होगा वहां पे फीवर। क्या होगा? फीवर या हाइपर पायरेक्सिया। वो बताएगा कि हाइपोथैलेमस में वहां पे क्या हो गया है, कोई भी डैमेज हो गया है। तो टेम्परेचर रेगुलेशन नहीं होगा जी, ये हाइपोथैलेमस करता है, ये मेडुला ऑब्लोंगाटा नहीं करेगा जी। बाकी वोमिटिंग सेंटर, स्नीजिंग सेंटर, हिकअपिंग सेंटर जो है, उसके अलावा वहां पे वोमिटिंग का बता दिया, उसके अलावा वहां पे स्नीजिंग सेंटर, ये सब सेंटर वहां पे होंगे जी। ये टेम्परेचर रेगुलेशन वाला नहीं होगा। फीडिंग सेंटर नहीं होगा, ये भी हाइपोथैलेमस में होगा, जिसमें एपेटाइटिंग और सेटाइटी सेंटर आपको बताए थे, ये सब हाइपोथैलेमस में। तो इसका राइट आंसर जाएगा जी 1, 2 और 4, 1 to 4। तो अब जितने भी रेगुलर बैच के स्टूडेंट थे, मेरे को उनके पर्टिकुलरली नाम याद है, उनके कमेंट यहाँ पे पड़े हैं, उन सब ने जिन्होंने 5 बता रखा है, मैं उनके नाम नहीं लेना चाहता, वो सब जो है एक बार रिवाइज जरूर करें। टेम्परेचर रेगुलेशन मेडुला में नहीं बताया था जी। नेक्स्ट, when performing a neurological assessment of a client, nurse identify that client has a dilated right pupil। जो उसका राइट प्यूपिल है वो क्या हो गया? डायलेट हो गया। द नर्स कंक्लूड्स दैट दिस सजेस्ट ए प्रॉब्लम विद विच क्रेनियल नर्व। कहता है कि कौन सी क्रेनियल नर्व में वहां पे प्रॉब्लम होने की वजह से वहां पे एंटीरियर हाइपोथैलेमस थर्मोलाइज, पोस्टीरियर हाइपोथैलेमस थर्मोजेनेसिस। हाँ जी बिल्कुल मैडम जी, ये आपको शायद अतर सर ने फंडामेंटल में बहुत अच्छे से आपको हीट लॉस और हीट जनरेशन के टाइम में बताया होगा। बिल्कुल सही है, अपनों ने बिल्कुल सिंपल सा पूछा है, थर्मो रेगुलेशन है वो वहां कहां होगा? तो हाइपोथैलेमस में। बिल्कुल किरत जी आपने बहुत सही बताया वहां पे। तो ये कहता है जी जो राइट प्यूपिल है वो डायलेट होता है, मतलब राइट प्यूपिल का डायलेशन और कॉन्स्ट्रिक्शन है वो कौन सी क्रेनियल नर्व वहां पे करती है जी? फटाफट से आंसर करिएगा, 3rd, 4th, 2nd या 7th बताइएगा जी। बहुत बढ़िया दमनप्रीत जी, शाबाश, बहुत बढ़िया। आप जब तक आंसर बताइएगा मैं इनके लिख देता हूं। जो 3rd क्रेनियल नर्व है वो है ओक्यूलोमोटर। कौन सी है? ओक्यूलोमोटर। 4th है वो है ट्रोक्लियर। 2nd है ऑप्टिक और 7th है जी फेशियल क्रेनियल नर्व। इन क्रेनियल नर्व्स पे क्वेश्चन काफी आते हैं, इनको याद रखना जी आप। बलविंदर सिंह जी कह रहे हैं 3rd ऑप्शन। अब देखिएगा आप 3rd क्या बता रहे हो, 3rd क्रेनियल नर्व या 3rd वहां पे जो ऑप्शन है? 3rd ऑप्शन तो है 2nd क्रेनियल नर्व। तो फटाफट से आप क्लियर करिएगा जी कौन सा वहां पे आपका ऑप्शन जो है वो सही रहेगा, फटाफट से। हाँ बलविंदर सिंह जी कह रहे हैं हाँ, आप क्लियर करिएगा। नो सर, तो यस सर वाला कौन सा ऑप्शन आपका सही रहेगा वो बताइएगा। क्रेनियल नर्व का नाम लिख रहे हैं कि आप वहां पे ऑप्शन लिख रहे हैं? हाँ बहुत ही बढ़िया, 3rd क्रेनियल नर्व। अब आप 3rd की स्पेलिंग देखिएगा आपने क्या लिखी है। अब देखिएगा आपने याद रखना है जी, कभी भी अगर आपके वहां पे प्यूपिल के डायलेशन या प्यूपिल के कॉन्स्ट्रिक्शन की बात आएगी तो आपका जो क्रेनियल नर्व है वो 3rd वहां पे जो है वो वहां पे उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, और जो वहां पे अगर ब्लड विजन लिखा हुआ आ रहा है, ब्लड विजन, और ये ब्लड विजन अगर लिखा हुआ आ रहा है तो वहां पे क्रेनियल नर्व 4th वहां पे जो है वो वहां पे क्या करेगी? वहां पे रिस्पॉन्सिबल होगी। 2nd क्रेनियल नर्व ऑप्टिक है, वो रेटिना से जितना भी हमारी आंखों के ऊपर जो कुछ दिख रहा है उसके रेटिना के ऊपर वो सब इंफॉर्मेशन लेके जाएगी। सेंसरी क्रेनियल नर्व है जी 2nd नंबर की। 7th है फेशियल, उसका देखने से प्यूपिल से कोई रिलेशन नहीं है। तो आपका कंफ्यूजन दूर कर देता हूं, जब भी प्यूपिल की बात आएगी कौन वहां पे बताएगा? 3rd। जब वहां पे कोई ब्लड विजन या वहां पे डिप्लोपिया,
वहां पे अगर आपको डबल विजन डिप्लोपिया देखने को मिल रहा है तो वहां पे ट्रोक्लियर क्रेनियल नर्व जो 4th नंबर की है वो वहां पे जो है वो रिस्पॉन्सिबल होगी। ठीक है, बिल्कुल। अब देखिएगा, आपने वो फॉर्मूला भूलना नहीं है, LR6SO4, ये याद रखना है जी आपने, क्योंकि जो क्रेनियल नर्व 3rd, 4th और 6th है, ये तीनों आई की मूवमेंट कराती है जी। कौन सी? 3rd ओक्यूलोमोटर, 4th है ट्रोक्लियर, 6 है एब्डुसेंट। ये तीनों ही जो है वो मोटर नर्व्स है और आई की मूवमेंट कराती है। और उस मूवमेंट में जो है हमारी रेक्टस मसल और ओब्लिक जो मसल्स हैं वो वहां पे क्या करेगी जी, जो है वो वहां पे रिस्पॉन्सिबल होगी वहां पे। तो रेक्टस को हमने बोल दिया आर से और जो ओब्लिक को हमने बोल दिया एस से। तो रेक्टस के अंदर हमने बताया जो सुपीरियर है, इंफीरियर है, लेटरल है और मीडियल जो रेक्टस है उसके बारे में। और वहां पे हमने बताया जो दो प्रकार की सुपीरियर और इंफीरियर हमने क्या बताई थी वहां पे, ओब्लिक। तो ये हमने वहां पे फॉर्मूला बताया था। बिल्कुल आप सभी को बिल्कुल क्लियर है जी, बहुत ही बढ़िया। ये फॉर्मूला याद रखना। इसका मतलब जो सुपीरियर ओब्लिक है उसको तो 4th क्रेनियल नर्व सप्लाई करेगी और जो लेटरल रेक्टस है उसको कौन करेगी? 6। और बाकी जितनी भी मसल्स बच गई, चाहे वो रेक्टस वाली है चाहे ओब्लिक वाली है, वो सब कौन करेगी? 3rd क्रेनियल नर्व। ये चीज आपने याद रखनी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, A nurse is assessing a client whose mouth is drawn over to the left. उसका जो मुंह है वो कहां की ओर खींच गया? वहां पे लेफ्ट साइड की ओर, वहां पे ड्रॉ हो गया, खींच गया, ड्रा हो गया, खींच गया। The nurse should consider damage to which cranial nerve to be the most likely explain for this clinical findings। कहता है किसी पेशेंट है उसका मुंह है वो लेफ्ट की ओर वहां पे खींच गया है, तो वहां पे कौन सी साइड में वहां पे इंजरी हुई होगी? वहां पे फेशियल जो ब्रांच है उसकी लेफ्ट साइड में, या राइट फेशियल नर्व में, या लेफ्ट एब्डुसेंट नर्व में, या राइट ट्राइजेमिनल नर्व में? फटाफट से आंसर करिएगा जी। ये रेडियल नर्व कौन से प्लेक्सस के अंदर? फटाफट से आंसर करिएगा जी। फटाफट से सारे जने आंसर करिएगा जी। आप कंफ्यूज क्यों हो रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। फटाफट से सारे जने आंसर करिएगा कि एक पेशेंट है जिसका जो माउथ है वो लेफ्ट साइड की और वहां पे जो है वो घूम गया है, मतलब लटक गया, लेफ्ट साइड की तरफ चला गया है। तो वहां पे जो है कौन सी जो फेशियल नर्व है या जो एब्डुसेंट नर्व है या जो ट्राइजेमिनल नर्व है, उनमें कौन सी वहां पे जो है वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगी? बिल्कुल सारे जने का आंसर आना चाहिए जी। आप अप्रोक्सीमेटली 30% या 31% जो है वो आप अभी यहाँ पे जो है वो लाइव दिखा रहे हैं, और आपने आंसर जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो 15-16 जने कर रहे हैं, तो हाफ ऑफ कर रहे हैं। तो बिल्कुल सारे जने आंसर करिएगा जी फटाफट। उसके बाद में अपन इसका जो एक्सप्लेनेशन देते हैं, फटाफट से आंसर करिएगा जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश।
बिल्कुल, बहुत बढ़िया जी, सभी ने बिल्कुल सही आंसर किया है जी। अभी भी काफी जने रिमेनिंग है जी। तो देखिएगा बिल्कुल सिंपल है जी, इसमें आपको 1% ही कंफ्यूज नहीं होना। आप कोई यहाँ पे 4 आंसर कर रहा है, कोई 2 आंसर कर रहा है, कोई 1 आंसर कर रहा है। सिंपल चीज सोचनी है जी। हमारा फेस है जी नॉर्मली इक्वली सिमेट्री के अंदर है। अगर ये लेफ्ट साइड की तरफ हो गया, आपको मुंह टेढ़ा लगने लग गया, कौन सी साइड? लेफ्ट साइड। तो ये मेरा लेफ्ट साइड है जी। तो आप मान लीजिए मुंह अगर इस तरह से चला गया, इसका मतलब जो मेरी राइट फेशियल नर्व है जी, उसमें पालसी हो गई है, उसमें डैमेज हो गया, जिसकी वजह से ये मुंह लटकने के कारण यहाँ की जो मसल है उसके अंदर वहां पे फ्लैसिडिटी हो गई है। लोअर मोटर न्यूरॉन की डिजीज है जी, बेल्स पाल्सी। उसमें मसल है वो लटक जाएगी, लटकते ही यहाँ की मसल टोन जीरो। अब मुंह किधर की तरफ चला जाएगा? अपोजिट साइड। किस साइड चला जाएगा? अपोजिट साइड। तो इसमें राइट फेशियल नर्व अगर डैमेज होगी तो माउथ किस तरफ चला जाएगा जी? लेफ्ट साइड की तरफ चला जाएगा। सिंपल। ये पूछ रहा है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है जी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये कह रहा है कि माउथ इज ड्रॉन ओवर टू द लेफ्ट, लेफ्ट की तरफ। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, माउथ इज ड्रॉन राइट टू लेफ्ट। इसको ड्रॉन राइट ओवर टू द लेफ्ट भी लिखा जा सकता है, या सिंपल बताया कि वो लेफ्ट की तरफ चला गया, कि जो इक्वल था वहां पे वो लेफ्ट की तरफ चला गया। इसका मतलब कहां इंजरी होगी? राइट फेशियल नर्व में। क्या चीज है ये? बेल्स पाल्सी। इसको बेल्स पाल्सी बोल दो चाहे फेशियल पाल्सी बोल दो, जिसके अंदर क्या हो गया कि एक जो साइड की जो नर्व है वो डैमेज होगी। कौन सी होगी? राइट वाली। उसकी वजह से माउथ किधर की तरफ चला गया? लेफ्ट की तरफ वहां पे चला गया। याद रखना। जो कह रहे हैं राइट ट्राइजेमिनल नर्व, और जी राइट ट्राइजेमिनल नर्व तो मूवमेंट कहां कराती है फेस का? वो तो जो हमारी मसल्स ऑफ मैस्टिकेशन है उसको सप्लाई करती है जी। तो इसका तो यहाँ पे कोई रोल ही नहीं है। एब्डुसेंस का आई के अंदर रोल है। हाँ, इन दोनों में आप कंफ्यूज हो सकते थे। तो जिस साइड की तरफ चेहरा जाएगा उसके अपोजिट साइड की मसल डैमेज होगी, जिसकी वजह से वो जाएगा। तो राइट फेशियल नर्व वहां पे क्या हो जाएगी? डैमेज। याद रखना। अब ये कहता है आफ्टर ए ब्रेन अटैक, एक के अंदर ब्रेन अटैक हो गया, स्ट्रोक हो गया। ये डिजीज के नाम जरूर दे रहा है आपको, लेकिन वो क्वेश्चन आज किसके कर रहा है? एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी के। वहां पे ये क्वेश्चन है वो पूछ रहा है आपसे। तो अगर आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी क्लियर है, आप आज के क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट कल जो हम क्वेश्चन करेंगे वो डिजीज पोर्शन की यूजुअली हम क्वेश्चन है वो वहां पे हम स्टार्ट करेंगे। तो कहता है आफ्टर ए ब्रेन अटैक ए क्लाइंट इज अनेबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन हीट और कोल्ड। ठंडे गर्म में वो फर्क नहीं कर पा रहा है। शार्प और डल सेंसरी स्टिमुलेशन, कौन सा बहुत ही शार्प स्टिमुलेशन है, कौन सा वहां पे डल स्टिमुलेशन है, नहीं बता पा रहा। व्हाट लोब ऑफ द ब्रेन शुड द नर्स कंक्लूड इज लाइकली अफेक्टेड। अगर ऐसा है कि उसको गर्म ठंडा नहीं पता लग रहा, कौन सी चीज वहां पे तीखी है, कौन सी वहां पे ब्लंट है, उसको नहीं पता लग रहा, तो उसकी कौन सी लोब वहां पे जो है वो अफेक्ट हुई है? फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, ओसिपिटल लोब या टेम्पोरल लोब? बताइएगा जी। बिल्कुल जी, आपको बिल्कुल बताया हुआ है कि जितने भी सेंसेशन है, जितने भी पेन के सेंसेशन है, जितने भी वाइब्रेशन के सेंसेशन है, जितने भी गर्म ठंडे के सेंसेशन है, यह सारे सेंसेशन जो स्किन से लेके जो हमारा सोमेटो सेंसरी एरिया है, जो हमारा सोमेटो सेंसरी एरिया है, ये कहां पे है? पैराइटल लोब में, वहां पे जाएगा जी। कहां जाएगा? पैराइटल लोब के अंदर, वहां पे जाएगा। तो ये कहां जाएगा? पैराइटल लोब में। बिल्कुल आप सबने सही आंसर यहाँ पे दिया है। इसका मतलब आपकी एनाटॉमी फिजियोलॉजी जो आपने पढ़ी है वो बहुत अच्छे से पढ़ी है जी, बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, ए क्लाइंट एक्सपीरियंसेस ए ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी। क्लाइंट में क्या देखने को मिल रही है? कोई ट्रोमा हो गया वहां पे। हाँ जी बिल्कुल, पैराइटल लोब में पूरी एक एक जो हमारा बॉडी पार्ट्स है उसका मैप वहां पे रहता है। बिल्कुल सही बात जी किरण जी आपकी।
कहता है एक क्लाइंट है जिसके अंदर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी हो गई है, विच फाइंडिंग आइडेंटिफाइड बाय द नर्स इंडिकेट डैमेज टू द अपर मोटर न्यूरॉन की डिजीज। कहते हैं नर्स को कैसे पता लगेगा उस पेशेंट के अंदर अपर मोटर न्यूरॉन की डिजीज है जी? अगर उसका रिफ्लेक्सेस सारे एब्सेंट हो गए तब, या उसमें फ्लैसिड मसल मतलब मसल टोन जीरो होगी उनमें, या जिसमें ट्राउज़्यूसाइन पाया जा रहा है, या जिसमें बेबिन्स की रिस्पॉन्स पाया जा रहा है जी। फटाफट से आंसर करिएगा जी, अपर मोटर न्यूरॉन का पता कैसे लगेगा जी? फटाफट से आंसर, सारे जनों का आंसर यहां पे आना चाहिए जी। कि पता कैसे लगेगा उसको कि अपर मोटर न्यूरॉन की उस पेशेंट के अंदर वहां पे कोई डिजीज है या कोई वहां पे डैमेज हो गया, तो उसको कैसे पता लगेगा वहां पे अपर मोटर न्यूरॉन की? अब देखिएगा जी, मैं आपको एक चीज बताता हूं, आप हमेशा याद रखना। देखिएगा दो प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं जी, एक अपर मोटर न्यूरॉन्स, जिन्होंने ऑफलाइन या ऑनलाइन हमारे क्लास नहीं लगाई उनको नहीं पता होगा जी अपर मोटर न्यूरॉन की। एक होती है जी लोअर मोटर न्यूरॉन की। जो अपर मोटर न्यूरॉन है उनका काम है ब्रेन से जो मूवमेंट या मोटर का जो रिस्पॉन्स है वो कहां तक लेके आना, स्पाइनल कोड तक लेके आना। कहां तक? स्पाइनल कोड तक। मतलब कहां से? ब्रेन से कहां तक? स्पाइनल कोड से। ये कौन लेके आएगा जी? अपर मोटर न्यूरॉन लेके आता है। और जो लोअर मोटर न्यूरॉन है वो कहां से कहां तक लेके जाएगा? तो वो स्पाइनल कोड से जी लेके और उस मसल्स तक जाएगा जहां पे कोई मूवमेंट वहां पे आपने दिखानी है, तो उसको तो बोल दिया लोअर मोटर न्यूरॉन। जो मैसेज कहां से, जो मैसेज ब्रेन ने स्पाइनल कोड में ला के दिया है वो मैसेज स्पाइनल कोड में पड़ा है, वो स्पाइनल कोड से मसल तक लेके जाने का काम है लोअर मोटर न्यूरॉन का। और अपर मोटर न्यूरॉन ब्रेन से मैसेज को कहां भेजता है? स्पाइनल कोड में। याद रखना, अगर तो किसी के अपर मोटर न्यूरॉन में दिक्कत है, अपर मोटर न्यूरॉन में कोई डिजीज वहां पे है, तो कहता है वहां पे आपको जो मसल टोन है वो इंक्रीज देखने को मिलेगी जी। इंक्रीज जिसको बोलते हैं स्पास्टिसिटी। क्या बोलेंगे? स्पास्टिसिटी, जकड़न टाइप, कॉन्ट्रैक्शन, मसल के अंदर कॉन्ट्रैक्शन, इस तरह से मसल स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी, जकड़न वहां पे दिखाई देगी। ये तो बोल दिया जी अपर मोटर न्यूरॉन में। लोअर मोटर न्यूरॉन में होगी तो वहां पे मसल टोन बिल्कुल ही जीरो हो जाएगी, वहां पे फ्लैसिड जो है वो मसल लटकी हुई वहां पे दिखाई देगी, वो है लोअर मोटर न्यूरॉन। यहां पे कह रहा है अपर मोटर, अपर में एब्सेंट रिफ्लेक्स नहीं होंगे, हाइपर रिफ्लेक्स वहां पे होंगे, जिसको हम हाइपर रिफ्लेक्सिया बोलते हैं। तो ये गलत हो गया जी। फ्लैसिड मसल नहीं जी, फ्लैसिड लोअर मोटर न्यूरॉन में देखने को मिलेगी। ये कौन सी पूछ रहा है? अपर मोटर, तो ये भी गलत हो गया। ट्राउज़्यूसाइन, इसका यहाँ पे कोई मतलब नहीं है जी, ये तो हाइपोकैल्सीमिया में देखने को मिलता है ट्राउज़्यूसाइन और वोस्टक्साइन। अब पीछे बच गया बेबिन्स की रिस्पॉन्स। बिल्कुल जी, बेबिन्स की रिफ्लेक्स जो रिस्पॉन्स या रिफ्लेक्स है वो यहाँ पे राइट आंसर है, क्योंकि उसके अंदर हम क्या करेंगे, जैसे ही वहां पे स्ट्रोक करेंगे तो वहां पे हमें क्या देखने को मिलेगी? मूवमेंट्स। जो मूवमेंट यूजुअली बेबिन्स की रिफ्लेक्स 1 साल से ज्यादा वालों के अंदर नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन किसी पेशेंट में कोई वहां पे जो उसका सेरिब्रल कॉर्टेक्स या कोर्टिकोस्पाइनल जो एरिया है वो अगर वहां पे इंजर्ड हो गया तो वहां पे जो है बेबिन्स की रिफ्लेक्स। तो ये क्या है? रिफ्लेक्स है। रिफ्लेक्स मतलब वहां पे मोटर न्यूरॉन्स वहां पे काम कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ वहां पे, तो वहां पे आ गई मोटर मसल की स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ मतलब अपर मोटर न्यूरॉन, तो ये वहां पे बेबिन्स की रिफ्लेक्स वहां पे आ जाएगा। तो याद रखना जी, बेबिन्स की रिफ्लेक्स वहां पे ऑप्शन आएगा। बाकी ये तीनों ही, ये सॉरी दोनों ही वहां पे क्या है? ये लोअर मोटर न्यूरॉन की फंक्शन है। और ट्राउज़्यूसाइन यहाँ पे रिलेटेड ही नहीं है, ये हाइपोकैल्सीमिया के हैं, और वहां पे बेबिन्स की रिफ्लेक्स। नेक्स्ट, ए नर्स इज केयरिंग फॉर एन एंशियस फियरफुल क्लाइंट। एक क्लाइंट है जो बहुत ही घबराया हुआ, डरा हुआ है वहां पे। विच क्लाइंट रिस्पॉन्स इंडिकेट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल। ऐसा कौन सा वहां पे जो
हम बोल सकते हैं कि उसमें सिम्टम देखने को मिलेगा, जिससे हमें ये पता लगेगा भी क्लाइंट के अंदर सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट है। ठीक है, पहला है ड्राई स्किन, दूसरा है स्किन पेलर, तीसरा है कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल या पल्स रेट ऑफ, जो उसकी पल्स रेट है वो 60 बीट्स पर मिनट है। फटाफट से आंसर करिएगा जी। दमनप्रीत सिंह जी कह रहे फोर्थ। देखिएगा जी अब फोर्थ सही है कि गलत है वो तो थोड़ी देर में अपन एक्सप्लेन करेंगे, फटाफट से बताइएगा जी। वेरी गुड केशव जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में पल्स रेट जो है वो 60 होती है क्या? वेरी गुड, राजवीर गिल जी, हरप्रीत सिद्धू जी, रुपिंदर चैल जी, बलविंदर सिंह जी, सारी। अच्छा, पिछले वाले का आप बता रहे हो आप? अच्छा, इसका बता दो फिर चलो। इस बार आपने बताया जी, दमनप्रीत जी कह रहे हैं थर्ड ऑप्शन वहां पे सही रहेगा जी। सैंडी कंबोज, सुरेंद्र जी बता रहे हैं थर्ड, जसवीर जी कह रहे हैं पल्स हाई रहेगी, मनप्रीत बराड़ जी कह रहे हैं थर्ड, किरणदीप जी कह रहे हैं थर्ड, आशा जी कह रहे हैं बी। बिल्कुल सारे जने आंसर करिएगा जी फटाफट। नो सर, इसी क्वेश्चन का बता रहे थे सभी। ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल, अब आप देखिएगा जी, जिसमें भी सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होगा उसकी स्किन ड्राई कभी नहीं होगी, मॉइस्ट स्किन होगा, क्योंकि वहां पे एक्सेसिव स्वेटिंग देखने को मिलेगी, जिसको आपने क्या बोलते हो वहां पे? डायफोरेसिस। क्या बोलोगे? डायफोरेसिस। तो ड्राई स्किन तो हमें मिलती है जिन पेशेंटों में डिहाइड्रेशन होता है। यहां पे तो फुल पसीना आ रहा है, तो ये ड्राई स्किन तो गलत हो जाएगा जी, ड्राई स्किन वहां पे नहीं होगा। स्किन पेलर, इसको हम देखेंगे। कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ प्यूपिल नहीं, सिंपैथेटिक के अंदर वहां पे प्यूपिल जो है वो डायलेट होते हैं, तो ये भी वहां पे गलत हो गया जी। पल्स रेट 60 नहीं जी, पल्स रेट वहां पे बहुत हाई जाएगी, वहां पे टैकीकार्डिया देखने को मिलेगा, टैकीकार्डिया। अब टैकीकार्डिया क्या होगा? जब पल्स रेट 100 से ज्यादा जाएगी, या हमें वहां पे पैल्पिटेशन भी मिल सकता है। वहां पे हमें क्या मिल सकता है? पैल्पिटेशन। तो वहां पे हार्ट रेट है वो 110 से 140 तक भी वहां पे जा सकती है, तो हमें ये चीज मिलेगी। तो ये भी गलत हो गया, ये भी गलत है, ये भी। अब क्या बच गया? स्किन पेलर। अब देखिएगा, जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है तो जो स्किन की स्मूथ मसल्स है, या हम ऐसे बोलते हैं कि जो हमारी स्मूथ मसल्स है, किसकी? स्किन की नाम बोल के हम बोले ब्लड वेसल्स की। किसकी? ब्लड वेसल्स की। उनको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या कर देता है? कॉन्स्ट्रिक्ट करा देता है जी। क्या करा देता है? कॉन्स्ट्रिक्ट। याद रखना, स्किन की जितनी भी वहां पे जो ब्लड वेसल्स हैं वो क्या हो जाएगी? सॉरी, जो हमारी ब्लड वेसल जो हमारे स्किन को ब्लड सप्लाई कर रही है, जो हमारे स्किन को ब्लड सप्लाई कर रही है, वो जो मसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स के अंदर जो स्मूथ मसल्स जिसे एंडोथेलियम बोलते हैं, वो क्या हो जाएगी? कॉन्स्ट्रिक्ट। कॉन्स्ट्रिक्ट होगी तो स्किन को वहां पे ब्लड सप्लाई क्या मिलेगी? कम मिलेगी। कम मिलने के कारण वहां पे स्किन कैसी देखने को मिलेगी? पेलर देखने को मिलेगी। कैसी? पेलर वहां पे देखने को मिलेगी। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बाकी ये सब जो है वो उसमें सिंपैथेटिक में नहीं मिलेगा, स्किन पेलर वहां पे देखने को मिलेगी, क्योंकि जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो ज्यादा ब्लड को डाइवर्ट करता है हमारे वाइटल ऑर्गन से उन तक। स्किन को वो वाइटल ऑर्गन नहीं मानता है, इसलिए वो स्किन की ब्लड सप्लाई को तो कम कर देता है। तो यहाँ पे तो वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन कर देगा, और जो हमारी हार्ट है, जो हमारा ब्रेन है, लीवर है, किडनी, उनको वैसो डायलेशन करेगा, जिससे कहाँ जाएगी ज्यादा ब्लड सप्लाई? जो है वाइटल ऑर्गन की तरफ जाएगी वहां पे। याद रखना। नेक्स्ट आ गया जी, when transporting a client on a stretcher, the nurse makes certain that the client's arm do not hang down over the edge. कह रहा है उस स्ट्रेचर के ऊपर वो नर्स देखती है
कि उस पेशेंट के जो हाथ हैं वो नीचे की तरफ वहां पे लटके हुए नहीं होने चाहिए। टू विच नर्व प्लक्सेस डज द नर्स अवॉइड इंजरी बाय टेकिंग दिस प्रिकॉशन, और वो उस लटके हुए हाथ को सही कर देती है। क्यों? क्योंकि नर्स को पता है अगर वहां पे हाथ इस तरह लटकते हुए रहे तो वहां पे कौन से प्लक्सेस के अंदर इंजरी हो सकती है, सोलर, सीलियक, बेसिलर या ब्रेकियल प्लक्सेस, बताइएगा जी। बिल्कुल जी, इसमें एक ही सही ऑप्शन बनता है जो अपने मतलब आर्म्स को जो सप्लाई होती है वो सिर्फ और सिर्फ ब्रेकियल प्लेक्सिस करता है जी। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा जी ब्रेकियल प्लेक्सिस। तो बिल्कुल आपने सही बताया जी। अभी तक ऐसे साथी जिन्होंने जी वीडियो को लाइक नहीं किया है और उनको वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो फटाफट से जी लाइक वाले बटन के ऊपर प्रेस करिएगा जी। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करिएगा। और जिनको वीडियो अच्छा लग रहा है वो जो है अपने ग्रुप्स के अंदर शेयर कर सकते हैं जी। तो हम आपकी जो है वो सपोर्ट जो है वो हमें बहुत ज्यादा जरूरी है और आप हमें सपोर्ट कर भी रहे हो, उसके लिए आपका धन्यवाद है जी। इसी तरह सपोर्ट करते रहिएगा। जिन्होंने ऐसा कुछ अभी नहीं किया है वो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा जी। तो फटाफट से करिएगा जी। नेक्स्ट, दी नर्स असिस्ट, नर्स हेल्प कर रही है, मदद कर रही है हेल्थ केयर प्रोवाइडर की किस चीज में? टू परफॉर्म ए लंबर पंक्चर, क्या करवाने में? लंबर पंक्चर करने में, सीएसएफ निकालने में मदद कर रही है। व्हेन प्रेशर इज प्लेस्ड ऑन जुगुलर वेन ड्यूरिंग ए लंबर पंक्चर, लंबर पंक्चर कर रही है। हाँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद दमनप्रीत सिंह जी आपका। ये कह रहा है कि जो लंबर पंक्चर कर रही है उस टाइम में हम वहां पे अगर कह रहा है कि जो जुगुलर वेन है उसको वहां पे अगर प्रेस करते हैं तो जो स्पाइनल फ्लूइड वहां पे आ रहा है, जो सीएसएफ आ रहा है उसका जो प्रेशर है वो इंक्रीज हो जा रहा है। मतलब जो हमारा स्पाइनल जो हमारा कोड है उसके अंदर जो स्पाइनल कोड के चारों तरफ जो हमें सब एरिगोनेट स्पेस है वहां पे हम जब लंबर पंक्चर कर रहे हैं तो वहां पे जब हम जुगुलर वेन को प्रेस कर रहे हैं तो वहां पे स्पाइनल जो फ्लूइड हम निकाल रहे हैं, जो सीएसएफ निकाल रहे हैं, उसका प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज। विच साइन शुड दी नर्स एक्सपेक्ट दी एससीपी टू डॉक्यूमेंट, कि वो कौन सा साइन ऐसा होगा जो एससीपी वहां पे मॉनिटर करेगा? होमान साइन है क्या, रोमबर्ग साइन है क्या, वोस्टक साइन है क्या, या क्विकनस्टेड जो साइन है वो है? ये कौन सा साइन है? तो आपने चाहे यहां पे ये क्वेश्चन नहीं भी पढ़ा हुआ हो तो भी आप इस क्वेश्चन को कॉमन सेंस लगा के सही कर सकते हैं जी। बिल्कुल जी, बिल्कुल आप सब बिल्कुल सही बता रहे हो। देखिएगा, होमान जो साइन है वो काफ जो मसल है उस एरिया के अंदर वहां पे पेन होता है, तो काफ में पेन होगा वो हम जो है होमान साइन वहां पे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? होमान साइन। ठीक है। रोमबर्ग साइन है ये हम अभी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हम सीधा वहां पे करेंगे तो उसमें हमें सेरिबेलम के फंक्शन के अंदर वहां पे करेंगे। तीसरा है वोस्टक साइन। वोस्टक साइन के अंदर है हाइपोकैल्सीमिया में जब हम वहां पे चिक्स को करेंगे तो उस साइड की जो मसल है वो ट्विचिंग होगी वहां पे, तो वो आ गया। तो ये तीनों तो वहां पे है नहीं, ये तीनों तो वहां पे किससे रिलेटेड नहीं है? ये तीनों तो वहां पे स्पाइन लंबर पंक्चर से रिलेटेड ही नहीं है। अब चौथा कौन सा बच गया? क्विकनस्टेड साइन। ये क्विकनस्टेड साइन यही है कि जब हम पेशेंट को सी पोजीशन वहां पे दे देते हैं और जो लंबर पंक्चर करते हैं तो हम जब जैसे ही वहां पे स्पाइनल जो फ्लूइड है उसको वहां पे एस्पिरेट करने की कोशिश करते हैं, तब हम वहां पे अगर जुगुलर वेन को प्रेस करते हैं तो वहां पे उस फ्लूइड का प्रेशर जो है हमें क्या मिलता है? इंक्रीज मिलता है। इसको जो है वहां पे क्विकनस्टेड साइन बोलते हैं। तो ये आपने याद रखना है, ये वहां पे सही आंसर होगा जी। ठीक है। हाँ, होमान साइन कोई हाँ जी, दमनप्रीत जी कह रहे डीवीटी में बिल्कुल होता है जी। और याद रखना होमान साइन है ये रिलायबल साइन नहीं है जी, याद रखना ये रिलायबल साइन नहीं है, एग्जाम में पूछा जाता है जी, याद रखना। बिल्कुल ये वोस्टक साइन है, ये बिल्कुल हाइपोकैल्सीमिया के अंदर होता है, बिल्कुल सही बता रहे हो जी। नेक्स्ट, एक क्लाइंट हैज ए क्रेनियोटोमी। एक क्लाइंट है उसकी हमने क्रेनियोटोमी की है, मतलब क्रेनियोटोमी के अंदर वहां पे हमने पंक्चर किया है। किसके लिए? उस पेशेंट में मेनिंजियोमा था, एक मेनिंजियल जो लेयर्स है उनके अंदर वहां पे कोई जो है बिनाइन ट्यूमर था।
फॉर व्हाट रिस्पॉन्स, किस रिस्पॉन्स के कारण नर्स ये एसेस करेगी कि क्लाइंट जो है वो पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट के अंदर है, वहां पे उस पेशेंट के अंदर किस चीज का वहां पे रिस्क रहेगा, इसलिए हमने वहां पे उस पेशेंट को रखा है। डिहाइड्रेशन का, ब्लड विजन का, वुंड इन्फेक्शन का, या नैरो पल्स प्रेशर का। किसी पेशेंट में अगर क्रेनियोटोमी की है तो वहां पे किस चीज के होने का रिस्क वहां पे रहेगा, और जिस चीज के होने का रिस्क रहेगा उसमें क्या क्या सिम्टम आएंगे, ये चीज आपने यहां पे बतानी है। तो फटाफट से आंसर बताइएगा जी। तो फटाफट से आंसर करिएगा जी सारे। आशा जी कह रहे हैं डी, अनुपम शेखों जी भी कह रहे हैं डी, राजवीर गिल जी कह रहे हैं डी, बाकी सब बी के साथ जा रहे हैं। दमनप्रीत जी भी कह रहे हैं डी, बहुत बढ़िया दमनप्रीत जी, शाबाश। अब देखिएगा जी, किसी भी पेशेंट में अगर क्रेनियोटोमी की है, रीजन कोई भी हो, मैटर नहीं करता, मेनिंजियोमा हो, कोई भी वहां पे हो, हमें कोई मतलब नहीं है, मेन है क्रेनियोटोमी। जब भी क्रेनियोटोमी करेंगे रिस्क रहेगा इंक्रीज आईसीपी होने का, इंट्राक्रेनियल प्रेशर क्या होने का रिस्क रहेगा, इंक्रीज होने का रिस्क रहेगा जी। अब देखिएगा अगर वहां पे इंक्रीज होने का रिस्क रहेगा तो डिहाइड्रेशन का वहां पे कोई लेना देना है नहीं जी। आईसीपी अगर वहां पे इंक्रीज हो रहा है, डिहाइड्रेशन का वहां पे कुछ नहीं देखने को मिलेगा जी। फिर आ रहा है वुंड इन्फेक्शन, नहीं, पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में जैसे ही पेशेंट का ओटी हुआ है, उस ओटी होने के बाद में जैसे ही हम उसको रिकवरी रूम में, जिसको हम पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट बोलते हैं, वहां पे वुंड इन्फेक्शन, इतनी जल्दी वुंड इन्फेक्शन नहीं होगा जी। उसको तो हम आधे घंटे के अंदर अंदर ही वहां पे मॉनिटर करने के लिए ले जाते हैं वहां पे, तो वुंड इन्फेक्शन नहीं होगा जी। नैरो पल्स प्रेशर जी, हमेशा याद रखना वाइडेंड पल्स प्रेशर होता है जी आईसीपी के अंदर। कैसा होता है? वाइडेंड पल्स प्रेशर। क्यों? क्योंकि जो सिस्टोलिक बीपी है वो तो होगा जी इंक्रीज, ठीक है। तो जब सिस्टोलिक इंक्रीज हो जाएगा तो जो डायस्टोलिक है उसमें से जब हम उसको माइनस करेंगे, जो पल्स प्रेशर आएगा वो आपको क्या देखने को मिलेगा? इंक्रीज। तो या तो बोल दो इंक्रीज पल्स प्रेशर या वाइडन पल्स प्रेशर। तो नैरो पल्स प्रेशर ये डिक्रीज। अब आ गया ब्लड विजन, बिल्कुल जी ब्लड विजन होगा। कहता है कि जैसे ही वहां पे आईसीपी इंक्रीज होगा तो वहां पे सेरिब्रल इडीमा होगी जी। क्या होगी? सेरिब्रल इडीमा। और उस इडीमा के कारण वहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा? ओसिपिटल लोब के अंदर जो विजुअल एरिया है उसके ऊपर दिक्कत देखने को मिलेगी। तो वहां पे ब्लड विजन, मैंने आईसीपी इंक्रीज आईसीपी में बता के गया हूं, वहां पे ब्लड विजन, ठीक है, डिप्लोपिया, ठीक है। इसके अलावा कुछ के अंदर निस्टाग्मस भी देखने को मिलता है, निस्टाग्मस। इसके अलावा वहां पे क्रेनियल नर्व जो है वो जो थर्ड जो मिड ब्रेन के अंदर उसका न्यूक्लियस होता है, तो ब्रेन स्टेम के हर्निएशन होने का खतरा रहता है इंक्रीज आईसीपी में। तो वहां पे फॉल्स या हम बोल सकते हैं फिक्स्ड जो डायलेटेड प्यूपिल भी देखने को मिल सकता है। फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल, ये तीनों चारों जो आई से रिलेटेड सिम्टम है ये आईसीपी में देखने को मिलते हैं। नैरो एंड वाइड, सॉरी नहीं नहीं, नैरो और वाइड में कंफ्यूज नहीं होना है। ये कुशिंग ट्रायड में बोल के गया हूं, तीन इंपॉर्टेंट है लेट साइन के अंदर आईसीपी का। तो फिक्स्ड डायलेटेड प्यूपिल देखने को मिल सकता है, वहां पे ब्लड विजन या डिप्लोपिया देखने को मिल सकता है। लेकिन वहां पे आपको ना ही तो डिहाइड्रेशन, ना ही नैरोइंग पल्स प्रेशर और ना ही वुंड इन्फेक्शन। तो सही ऑप्शन कौन सा है? ब्लड विजन। जसप्रीत जी अभी आप डी मत बताइएगा, अब तो सुन के बता दीजिएगा। ब्लड विजन हो गया, बी ऑप्शन सही रहेगा। नैरो पल्स प्रेशर नहीं, वहां पे हमें कौन सा पल्स प्रेशर देखने को मिलेगा? वाइडेंड पल्स प्रेशर। कौन सा? वाइडेंड। तो इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? कुशिंग ट्रायड। क्या बोलेंगे? कुशिंग ट्रायड। तो इस कुशिंग ट्रायड के अंदर आपने याद रखना है, एक तो ब्रेडिकार्डिया वहां पे देखने को मिलेगा, ब्रेडिकार्डिया, ये कंपनसेटरी मैकेनिज्म के कारण ब्रेडिकार्डिया। इसके अलावा जो सिस्टोलिक बीपी है वो आपको मिलेगा इंक्रीज। तीसरा वहां पे वाइडन पल्स प्रेशर, वाइडेंड पल्स प्रेशर। इन तीनों को मिला के बोल देते हैं कुशिंग ट्रायड।
और इसके साथ साथ वहां पे हमें चेनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन देखने को मिलता है। चेनी स्ट्रोक रेस्पिरेशन, ये एबनॉर्मल टाइप का रेस्पिरेशन है जिसके अंदर एक बारी तो एपनिया हो जाएगा, मतलब लॉस ऑफ वहां पे रेस्पिरेशन, उसके बाद में अचानक से हाइपर वेंटिलेशन, गहरी लंबी सांस, फिर एपनिया, फिर गहरी लंबी सांस, इस तरह से मतलब एपिसोड चलेगा एपनिया और हाइपर वेंटिलेशन, एपनिया हाइपर वेंटिलेशन, एपनिया हाइपर वेंटिलेशन। जसप्रीत जी कह रहे सॉरी सर वो पिछले क्वेश्चन का आंसर था क्लास। मैडम आप बिल्कुल उसको लाइव पे करके रखिएगा, आपसे इस तरह की उम्मीद हम नहीं करते क्वेश्चंस की, आप बहुत ही ब्रिलियंट स्टूडेंट हैं, आप बिल्कुल सही आंसर करते हैं, तो आप ध्यान रखिएगा इसको। एक क्लाइंट इज टू हैव ए कंप्यूटेड टोमोग्राफी, एक क्लाइंट है उसके अंदर सीटी स्कैन होने वाला है, एक क्लाइंट का क्या होने वाला है सीटी स्कैन, और उसमें हम क्या देंगे कंट्रास्ट, मतलब डाई वहां पे देंगे। एक क्लाइंट है जिसका सीटी होगा और सीटी के अंदर हमें क्या देनी है, डाई देनी है वहां पे, टू एसेस ए पोटेंशियल ब्रेन ट्यूमर, उसमें क्या हमने वहां पे एसेस करना है कि हमें वहां पे संभावना, वहां पे पॉसिबिलिटी लग रही है कि उस पेशेंट में क्या है, ब्रेन ट्यूमर है, इस तरह की संभावना हमें लग रही है, और हम उस पेशेंट का सीटी करा रहे हैं और वो सीटी स्कैन में हम वहां पे डाई दे रहे हैं पेशेंट के वेन के अंदर। दी नर्स शुड टीच दी patient what common expected response to the contrast material, select all that apply, कि किसी के अंदर जब हम वो डाई देते हैं तो वहां पे क्या क्या सिम्टम वहां पे देखने को मिल सकते हैं, तो बताइएगा। विजुअल डिस्टर्बेंसेस, फ्लशिंग ऑफ द फेस, सेंसेशन ऑफ द वार्मथ, या लेमनी स्टेट, नींबू या खट्टा जो टेस्ट है वो, या स्मॉल पैचेस ऑन द आर्म्स, या हमें स्मॉल जो पैचेस है वो वहां पे देखने को मिलेगी जी, बताइएगा जी। जसप्रीत जी कह रहे 2 3 4, और राजवीर गिल जी भी कह रहे 2 3 4, कीर्त जी कह रहे 2 3, रुपिंदर चैल जी कह रहे 2 3 4, बिल्कुल सारे जने आंसर करिएगा जी। मनप्रीत बराड़ जी कह रहे 2 3, किरणदीप जी 2 3 4, गुरदीप सिद्धू जी 2 3 4, और आशा जी कह रहे 2 और 3, केशव जी भी कह रहे 2 3 4, दमनप्रीत जी कह रहे हैं वहां पे फ्लशिंग सेंसेशन वार्मथ 2 3 2 3 4, किरण रानी जी, किरणा रानी जी कह रहे 2 4। देखिएगा जी ये क्वेश्चन मैंने आई थिंक रेगुलर क्लास वालों को ये क्वेश्चन पता नहीं मैंने 7-8 बार बताया जी, जब हमने थायराइड वहां पे उसकी बात कर रहे थे, कई जगह कॉन्ट्रास्ट डाई की हम बात की, वहां पे हमने बताया। बिल्कुल बिल्कुल किरण जी बहुत ही बढ़िया, शाबाश। तो देखिएगा विजुअल डिस्टरबेंसेस हमें नहीं देखने को मिलेगी जी, फ्लशिंग ऑफ द फेस देखने को मिलेगी, फेस पे इस तरह से लगेगा जैसे लाइटें वहां पे आ रही है। दूसरा वार्म सेंसेशन, हमारी पूरी बॉडी में ऐसे लगेगा कि कुछ गर्म सा, मतलब ऐसे मतलब कि पूरी बॉडी गर्म हो गई है, ऐसे लग रहा है जैसे शरीर से सेक निकल रहे हो, कि आग जो है वो शरीर से निकल रही हो। तीसरा लेमनी टेस्ट, सॉरी फोर्थ वन लेमनी टेस्ट नहीं जी, लेमनी टेस्ट नहीं है, मेटेलिक टेस्ट या सोल्टी टेस्ट वहां पे, तो उसको बोलते हैं मेटेलिक टेस्ट, मेटेलिक टेस्ट या सोल्टी टेस्ट हम वहां पे बोलेंगे। ये इसने क्या बोला है, लेमनी, नींबू वाला टेस्ट, ऐसा मैंने तो कभी बताया नहीं जी, आपने कोई सुना हो तो मेरे को पता नहीं जी। और पांचवें स्मॉल पैचेस ऑन द आर्म्स, नहीं जी ये भी रिलेटेड नहीं है, तो रिलेटेड क्या है जी 2 और 3, सिर्फ 2 ही यहाँ पे रिलेटेड है। बिल्कुल बहुत ही बढ़िया आप सबने बताया जी, बिल्कुल किरण जी आपने बहुत ही बढ़िया बताया, जसवीर कौर जी ने भी मेटेलिक टेस्ट, जिन्होंने भी 2 और 3 वहां पे ऑप्शन बताए हैं उन सब के वहां पे ऑप्शन बिल्कुल सही है जी, और बहुत ही बढ़िया आपने यहाँ पे याद रखा है जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट, ए नर्स इज मॉनिटरिंग ए क्लाइंट हु इज हैविंग ए कंप्यूटेड टोमोग्राफी, सीटी स्कैन है ऑफ द ब्रेन विद कॉन्ट्रास्ट, उसके अंदर क्या है कॉन्ट्रास्ट यूज हो रहे हैं, वापिस यही सीटी स्कैन वाली बात, which response indicate that clients having an untoward reaction to the contrast medium, इसका मतलब हो गया एडवर्स रिएक्शन, उस क्लाइंट में एडवर्स रिएक्शन हो रही है, तो आप बताइएगा कौन से ऑप्शन से आपको लग रहा है कि वहां पे जो है वो एडवर्स रिएक्शन है। पेल्विक वार्मथ, अगर उसको पेल्विक एरिया में गर्म महसूस हो रहा है, या फ्लशिंग वाली फीलिंग आ रही है, या शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है, या सोल्टी टेस्ट आ रहा है माउथ के अंदर, तो ये तो आपका सारों का सही होना चाहिए, मैं पूरा श्योर हूं ये आपका सारों का सही आंसर होगा। ये फटाफट से सारे जने आंसर करिएगा जी।
दमनप्रीत जी मजाक कर रहे हो क्या आप हमारे साथ? बिल्कुल इसका सही आंसर है जी शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। आप बिल्कुल सारे सही बता रहे हो। यहाँ पे जब एडवर्स रिएक्शन पूछ लिया तो वार्मथ, पूरी बॉडी भी वार्मथ हो सकती है, या वहां पे जो है पूरी बॉडी या कोई पर्टिकुलर एरिया, तो सेम सिंपल सही बात है। फीलिंग ऑफ फ्लशिंग वाली फीलिंग नॉर्मल है जी। सॉल्टी टेस्ट नॉर्मल है जी। कौन सा एबनॉर्मल है? ब्रीदिंग के अंदर अगर वहां पे शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो रहा है वहां पे, तो ये वहां पे क्या रहेगा जी? एबनॉर्मल या एडवर्स रिएक्शन रहेगी वहां पे। ठीक है, तो याद रखना जी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, ए क्लाइंट विद ग्लूकोमा। अब देखिएगा हम ईएनटी के भी कई क्वेश्चन करने वाले हैं। यहाँ पे एक पेशेंट है जिसके अंदर ग्लूकोमा है, वो नर्स से पूछ रहे फ्यूचर ट्रीटमेंट एंड प्रिकॉशन कि मुझे वहां पे क्या ट्रीटमेंट लेना चाहिए और वहां पे क्या क्या सावधानियां वहां पे रखनी चाहिए। तो व्हाट इंफॉर्मेशन शुड द नर्स एक्सप्लेनेशन इंक्लूड। तो नर्स वहां पे इनमें से कौन सी बात उसको बोलेगी भी ये चीज आपने ध्यान रखना है। पहला, अवॉइडेंस ऑफ कोलिनर्जिक, ऐसे ड्रग्स जो वहां पे कोलिनर्जिक हो। अब ये क्वेश्चन मैं आपको करवा के आया हूं जी, कोलिनर्जी कौन सी है, एंटी कोलिनर्जी कौन सी है, सब चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ लेंस, या वहां पे सर्जिकल रिप्लेसमेंट करना होगा, या वहां पे जो थेरेपी ड्रग्स चल रही है वो कंटिन्यू चलनी चाहिए पूरी लाइफ टाइम के लिए। या चौथी, वहां पे जो आपका हाई ब्लड प्रेशर है उसको वहां पे प्रिवेंट करना है। तो ग्लूकोमा वाले पेशेंट को नर्स वहां पे क्या बताएगी कि फ्यूचर में ट्रीटमेंट क्या करवाना पड़ेगा या वहां पे क्या सावधानियां रखनी पड़ेगी। तो फटाफट से सारे जने आंसर करके बताइएगा जी इसका। फटाफट से आंसर करिएगा जी सारे। बिल्कुल, जितने भी स्टूडेंट है जिन्होंने अभी तक लाइक नहीं किया है वो लाइक करिएगा जी, और उसके अलावा जितनों ने शेयर नहीं किया शेयर भी करिएगा, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब भी करिएगा जी। ग्लूकोमा में प्रिवेंशन ऑफ हाई बीपी एंड कंटिन्यू ट्रीटमेंट, बाकी डी सी डी सर्जी 3 4। देखिएगा मैं आपको एक बात बता रहा हूं, ग्लूकोमा में इंट्रा जो वहां पे ऑर्बिटल जो प्रेशर है, जो आईओपी है, वो वहां पे क्या रहेगा जी? इंक्रीज रहता है। ठीक है, हाई बीपी वहां पे रेटाइनल डिटैचमेंट में, या वहां पे हम बोल सकते हैं रेटिना पे फर्क डाल सकता है। आईओपी पे उसका डायरेक्टली कोई इफेक्ट नहीं होता है जी। ठीक है, तो आप इस चीज में कंफ्यूज मत होइएगा। अवॉइडेंस ऑफ कोलिनर्जिक, कोलिनर्जिक वहां पे हम देते हैं जी, एंटी कोलिनर्जिक है वो हम वहां पे कॉन्ट्रा इंडिकेटेड रहते हैं। तो ये ऑप्शन तो वहां पे गलत हो गया कि अवॉइड करना है, नहीं, हम वहां पे कोलिनर्जिक देते हैं उस पेशेंट में। सर्जिकल रिप्लेसमेंट ऑफ लेंस, नहीं, लेंस का वहां पे कैटरेक्ट के अंदर होता है जी, जहां पे ओपेसिटी आ जाती है। ग्लूकोमा में लेंस का रोल नहीं है। कॉन्टिन्यूशन ऑफ थेरेपी फॉर लाइफ, बिल्कुल ये क्वेश्चन का आंसर रहेगा जी कि पूरी जिंदगी भर उस पेशेंट के अंदर वहां पे जो है वो लाइफ लॉन्ग चलेगी जी, ग्लूकोमा की जितनी भी ड्रग्स है वो सारी। और प्रिवेंशन ऑफ हाई बीपी का डायरेक्टली आईओपी पे फर्क नहीं पड़ेगा जी, इनडायरेक्टली पड़ सकता है। हाई बीपी का फर्क रेटाइनल डिटैचमेंट के ऊपर वहां पे सबसे ज्यादा देखने को वहां पे मिलता है। तो इसका राइट आंसर रहेगा जी लाइफ जो है वो लाइफ लॉन्ग वहां पे कॉन्टिन्यूशन थेरेपी वहां पे चलेगी जी। तो जिन्होंने भी सी क्वेश्चन वहां पे किया है उन सब का वहां पे जो आंसर है वो बिल्कुल सही है जी। नेक्स्ट कहता है ए क्लाइंट इज एडमिटेड विद ए पैरेसिस ऑफ द सीलियरी मसल्स ऑफ द लेफ्ट आई की जो सीलियरी मसल है वहां पे उसको जो पैरेसिस देखने को मिल रहा है। तो व्हाट फंक्शन शुड द नर्स एक्सपेक्ट टू बी अफेक्टेड, नर्स वहां पे क्या एक्सपेक्ट करेगी कि ये फंक्शन वहां पे उस पेशेंट में अफेक्ट होगा। क्लोजिंग द आईलिड्स, कन्वर्जेंस ऑफ बोथ आईज, या एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट जो अलग अलग डिफरेंशिएट करना कलर्स को, या फोकसिंग द लेंस ऑन नियर ऑब्जेक्ट्स।
तो सीलियरी मसल का वो फंक्शन पूछ रहा है असल में आपसे कि सीलियरी जो मसल्स है उसका क्या क्या फंक्शन वहां पे रहेगा जी, बताइएगा फटाफट। तो बताइएगा सीलियरी मसल के अंदर अगर वहां पे कोई पैरेसिस या वहां पे आप बोल सकते हो कि एबनॉर्मेलिटी वहां पे है, सिंपल, अगर आपको पैरालिसिस या वो चीजें नहीं समझ आ रही है तो सीलियरी मसल के अंदर अगर एबनॉर्मेलिटी है तो उसका कौन सा फंक्शन, क्लोजिंग द आईलिड्स, ये वहां पे इफेक्ट होगा, या कन्वर्जेंस ऑफ बोथ आईज, वो जो क्रॉस आईज वहां पे देखने को मिलेगी, या वो कलर में डिस्क्रिमिनेट नहीं कर पाएगा, या वो जो लेंस को जो है फोकस नहीं कर पाएगा, इसको हम बोल देते हैं एकोमोडेशन, एकोमोडेशंस। किस चीज में वहां पे दिक्कत आएगी उस पेशेंट के अंदर? सारे जने आंसर करिएगा जी, गलत सही फर्क नहीं पड़ता, आंसर सारे जने के आने चाहिए यहां पे। देखिएगा क्लोजिंग द आईलिड्स, यहां पे सीलियरी मसल का आईलिड पे कोई फर्क नहीं है जी, ठीक है। ये क्लोजिंग द आईलिड्स तो हमें जो फेशियल जो नर्व है उसमें अगर कोई एबनॉर्मेलिटी आ गई तो वहां पे आईलिड्स है वो क्लोज नहीं होती, तब हम क्या करते हैं, जब आई को क्लोज करने की कोशिश करते हैं तो आई जो है उसकी अपवर्ड मूवमेंट हो जाती है, आईज की इस तरह से ऊपर की तरफ देखता है जब वो बंद करने की कोशिश करता है, कन्वर्जेंस ऑफ बोथ आईज, क्रॉस आईज, इस तरह से स्ट्रोब जो बिस्मस जिसको बोलते हैं, नहीं इसमें सीलियरी का नहीं है काम। इनएबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट कलर्स, कलर को डिस्क्रिमिनेट करना सीलियरी मसल का काम नहीं है जी। जो लेंस है उसको वहां पे जो है वो लूज करना या टाइट करना, ये काम कौन करता है जी, ये सीलियरी मसल करती है। तो जो फोकसिंग है, लेंस को फोकस कराने का काम कौन करेगी, सीलियरी मसल करेगी जी। जिस तरह ये आपने छोटी क्लासेस के अंदर इस तरह से लेंस बना के और इसको इस तरह से आपने देखा था यहाँ पे इस तरह से, तो इसको यहाँ पे खिंचाव करना है, लूज करना है, खिंचाव, ये मसल्स काम करती है। वो कौन सी मसल है जी, सीलियरी मसल वहां पे काम करेगी। तो जिन्होंने भी राइट आंसर लिखा है डी, और अगर जिन्होंने नहीं लिखा है वो अब याद रख लेना इसका आंसर, याद रखना सीलियरी मसल जो है वो फोकस के अंदर एकोमोडेशन जिसको बोलते हैं उसके ऊपर काम करेगी जी। नेक्स्ट which desired effect of therapy should the nurse explain to the client who has primary angle closure glaucoma, ग्लूकोमा कौन सा है, एंगल क्लोजर ग्लूकोमा है, उसके अंदर डिजायर्ड इफेक्ट क्या आना चाहिए। हम वहां पे जो ड्रग थेरेपी देते हैं तो वहां पे क्या चीज का वहां पे फर्क जो है वो आपको देखने को मिलेगा जी। वहां पे ड्यू टू सीलियरी मसल्स प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट एंड डायलेशन विल बी अफेक्टेड जी। जो सीलियरी मसल है बिल्कुल प्यूपिल और लेंस दोनों के ऊपर वहां पे फर्क करेगी जी, ठीक है। आईलिड्स के ऊपर वहां पे इसका कोई रोल नहीं है, बिल्कुल जसवीर कौर जी आप बता रहे हो सही। ये कहता है एंगल क्लोजर में डिजायर्ड इफेक्ट क्या आएगा थेरेपी का, हमें क्या चीज वहां पे देखने को सही मिलेगी, डायलेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल डायलेट देखना है, या रेस्टिंग दी आई मसल को रेस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, या प्रिवेंटिंग सेकेंडरी इन्फेक्शन, या कंट्रोल कर रहे हैं आईओपी, या हम क्या कंट्रोल करना है वहां पे आईओपी का जी। कलर डिस्क्रिमिनेशन बाय कोन सेल्स, बिल्कुल जी, रोड सेल्स एंड कोन सेल्स दोनों का वहां पे जो है वो यूज रहता है जी। तो आईओपी जो है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा, सेकेंडरी इन्फेक्शन पे फर्क पड़ेगा, या आई मसल को रेस्ट कराना है हमें, जो हम जो थेरेपी ग्लूकोमा के अंदर देते हैं तो हमारा वहां पे मेन फोकस किसके ऊपर रहता है जी, वो बताइएगा जी, फटाफट से आंसर करिएगा जी। बिल्कुल आप सही बता रहे हो जी, आईओपी को कंट्रोल करना हमारा मेन फोकस रहता है जी, आईओपी पे।
और नॉर्मल आईओपी अगर कोई पूछ ले तो 8 से 21 mm ऑफ एचजी वहां पे होता है। कई बुक इसको 10 to 21 भी लिखती है जी, सेम ही है, 8 से 21 के बीच में ही आ जाएगा, 10 से 21। तो याद रखना प्यूपिल डायलेट नहीं कराना है जी, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, क्योंकि ये आईओपी को बढ़ा देता है। प्यूपिल डायलेशन नहीं कराना कभी भी। आई मसल को रेस्ट नहीं जी, आई नहीं, सेकेंडरी इन्फेक्शन नहीं, ग्लूकोमा के अंदर हमारा मेन काम है जी आईओपी को कंट्रोल करना, बस। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लिनिकल इंडिकेटर मतलब क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन द नर्स मोस्ट लाइकली आइडेंटिफाई करेगी जब वो एक्सप्लोर कर रही है किसकी, हिस्ट्री ऑफ ए पेशेंट विद ओपन एंगल ग्लूकोमा। एक पेशेंट है जिसके अंदर ओपन एंगल ग्लूकोमा है, और उस पेशेंट की जब वो पेशेंट की हिस्ट्री ले रही है नर्स, तो वहां पे वो किस पॉइंट को एक्सप्लोर करेगी, मतलब बहुत ज्यादा उसको उसके ऊपर फोकस करेगी। कब, जब उस पेशेंट में ओपन एंगल ग्लूकोमा है। तो बताइएगा, कांस्टेंट ब्लरिंग, उसको लगातार जो ब्लर दिख रहा है, साफ वहां पे नहीं दिख रहा है, या एब्रप्ट अटैक्स ऑफ एक्यूट पेन, या उसके अंदर एक्यूट पेन का वहां पे जो है अटैक आते हैं, या अचानक से उस पेशेंट का कंप्लीट लॉस ऑफ विजन हो गया है, कंप्लीट लॉस हो गया है, या इंपेयरमेंट ऑफ ओनली पेरिफेरल विजन, उसका जो पेरिफेरल जो साइड विजन है वो वहां पे अगर वहां पे इंपेयर हो गया हो, तो हम क्या बताएंगे कि कौन सा वो फैक्टर है वो ओपन एंगल ग्लूकोमा में पेशेंट की हिस्ट्री में जो नर्स है वो बहुत ज्यादा गौर से देखेगी, बताइएगा जी। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों, शाबाश। बिल्कुल, ये कॉन्स्टेंट ब्लरिंग है, ये हमें कैटरेक्ट वगैरह के अंदर वहां पे देखने को मिलती है जी। एब्रप्ट अटैक्स ऑफ एक्यूट पेन, ओपन एंगल ग्लूकोमा में कभी पेन नहीं होता जी, क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा में पेन होगा। जो क्लोज्ड एंगल ग्लूकोमा होता है उसमें पेन होता है जी, इसके अंदर हमें पेन नहीं देखने को मिलेगा जी। तो ये भी ऑप्शन गलत हो गए दोनों। सडन नहीं जी, सडन नहीं होता, ये प्रोग्रेसिव होता है, धीरे धीरे करके बढ़ता है जी, प्रोग्रेसिव होता है, और कंप्लीट लॉस नहीं होता। सेंट्रल विजन है वो अनअफेक्टेड रहता है। कौन सा विजन अफेक्ट होगा, पेरिफेरल विजन है वो अफेक्ट होगा जी। तो ये ऑप्शन वहां पे सही रहेगा जी, फोर्थ वन, कि अगर किसी पेशेंट में ओपन एंगल ग्लूकोमा है तो उसकी हिस्ट्री के अंदर ये देखने को मिलेगा कि मेरे को जो है ना बिल्कुल तो बीच में तो सीधा दिखता है, सेंट्रल विजन सही है, लेकिन जब मुझे साइड में देखना हो तो मुझे दिक्कत आती है, मतलब पेरिफेरल विजन वहां पे लॉस है। याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट, एक क्लाइंट्स रिलेटिव आस्क द नर्स, क्लाइंट का रिलेटिव है वो क्लाइंट नर्स से पूछ रहा है कि व्हाट ए कैटरेक्ट इज, कैटरेक्ट असल में है क्या, मेरे को ये बताइएगा। व्हाट एक्सप्लेनेशन शुड द नर्स प्रोवाइड, नर्स उसको क्या बताएगी भी कैटरेक्ट क्या है। कन्फ्रंटेशन टेस्ट फॉर पेरिफेरल विजन, बिल्कुल किरे जी, बहुत ही बढ़िया, शाबाश। बिल्कुल, कन्फ्रंटेशन हम जो टेस्ट है वो कराते हैं, जिसके अंदर हम पेरिफेरल जो फील्ड है, जो हमारी विजुअल फील्ड है, उसको हम वहां पे चेक करते हैं जी कितनी है। बिल्कुल सही बताया आपने। तो ये कहता है कि जो कैटरेक्ट है वो ओपेसिटी ऑफ द लेंस है, या थिन फिल्म ओवर द कॉर्निया, या जो एक कोई फिल्म आ जाती है कॉर्निया के ऊपर, या क्रिस्टलाइजेशन ऑफ प्यूपिल, प्यूपिल का क्रिस्टलाइजेशन हो जाता है, या इंक्रीज इन द डेंसिटी ऑफ द कंजक्टिवा, या कंजक्टिवा की जो मोटाई या डेंसिटी है वो बढ़ जाती है जी। तो कैटरेक्ट असल में क्या चीज है जी, तो फटाफट से बताइएगा जी, कैटरेक्ट क्या चीज है। बिल्कुल, राजवीर गिल जी ने बिल्कुल सही बताया। चाहे तो इसको ओपेसिटी ऑफ द लेंस या क्लाउडीनेस ऑफ द लेंस। कैटरेक्ट क्या है, जो उसका लेंस है वो ओपेक हो जाता है, वो उसको क्लियर वहां पे नहीं दिखा पाता है, तो उसको हमने बोल दिया ओपेसिटी या क्लाउडीनेस, वो बिल्कुल क्लियर नहीं होता, ट्रांसपेरेंट नहीं दिखेगा, क्लाउडी या ओपेक हो जाएगा, उसको हमने कैटरेक्ट बोला। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये। अब व्हाट शुड द नर्स डू फॉर ए क्लाइंट हु जस्ट हैड ए कैटरेक्ट सर्जरी, एक क्लाइंट आया है जी, वो कैटरेक्ट सर्जरी उसमें होके आई है, और वो पेशेंट में जस्ट अभी सर्जरी होके और वो आपके पास आया है, नर्स वहां पे उस पेशेंट में क्या करेगी। व्हाट शुड द नर्स डू फॉर ए क्लाइंट हु जस्ट हैड ए कैटरेक्ट सर्जरी, जिसके अंदर कैटरेक्ट सर्जरी अभी हुई है, उसमें इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड ड्राइविंग फॉर सेवरल वीक्स, उसको हम क्या बोलेंगे कि तू ड्राइविंग है उसको अवॉइड कर दे कुछ हफ्तों के लिए,
या टीच द क्लाइंट कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स, या उसको टीच करना है एंड कफिंग और डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज के बारे में टीच करना है, या एडवाइज द क्लाइंट टू रिफ्रेन, मतलब लिमिट करना है, कमी करनी है किसमें, विग्रस ब्रशिंग ऑफ द टीथ एंड हेयर, जो हेयर बना रहा है वो बहुत जोर से, या ब्रश कर रहा है तो बहुत जोर से वहां पे नहीं करना है, विग्रसली बहुत जोर से नहीं करना है, या एनकरेज द क्लाइंट टू परफॉर्म आई एक्सरसाइज टू स्ट्रेंथन द ओक्यूलर मसल, या क्लाइंट को एनकरेज करना है किसके लिए, आई एक्सरसाइज करने के लिए, क्यों एक्सरसाइज करनी है, ओक्यूलर जो आई की मसल है उसको स्ट्रेंथ करने के लिए। तो फटाफट से बताइएगा जी, कैटरेक्ट सर्जरी वाले को हम वहां पे क्या जो है वो हम जो है वो नर्स वहां पे क्या करेगी वहां पे उस पेशेंट के लिए। तो देखिएगा जी, ये कह रहा है कि इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट टू अवॉइड ड्राइविंग फॉर सेवरल वीक्स। जी सेवरल वीक्स तक वहां पे हम उसको अवॉइड करें, कोई जरूरी नहीं है ड्राइविंग के लिए। पेशेंट है 1 हफ्ते के बाद में वो ड्राइविंग वगैरह कर सकता है, तो बहुत ज्यादा कोई ये इशू नहीं है, क्योंकि उसमें हमने ओटी कर दिया और 7 डेज के अंदर अंदर उसकी जो आई साइट है वो बिल्कुल क्लियर होने लग जाती है वहां पे। ठीक है। दूसरा, टीच द क्लाइंट कफिंग एंड डीप ब्रीदिंग टेक्निक्स। आपने हमेशा याद रखना है जी, जिस पेशेंट में कैटरेक्ट की सर्जरी हुई है उस पेशेंट के अंदर कभी भी कफिंग वगैरह नहीं करानी। हाँ डीप ब्रीदिंग करा सकते हैं, लेकिन कफिंग को कभी एनकरेज नहीं करना है जी। तीसरा, एडवाइज द क्लाइंट टू लिमिट फ्रॉम विग्रस ब्रशिंग ऑफ द टीथ एंड हेयर। बिल्कुल ये बात सही रहेगी जी वहां पे। हाँ जी बिल्कुल, केशव पारिक जी ने बोला है 1 वीक होता है ज्यादा से ज्यादा ड्राइविंग को अवॉइड करना। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूं केशव जी, यही मैंने बताया अभी। चौथा, वो कह रहे हैं एनकरेज द क्लाइंट टू परफॉर्म आई एक्सरसाइज। नहीं, हमने आई की जो मसल्स है उसको रिलैक्स कराना है, आई की मसल को रिलैक्स कराना है, ये चीज याद रखना है। कभी भी उसको मसल की एक्सरसाइज नहीं कराएंगे। तो इसका राइट आंसर जाएगा जी कि क्लाइंट को मतलब हमने बोलना है कि कम से कम वहां पे जो है वो हल्के तरीके से वहां पे हेयर वगैरह बनाने हैं, और जो टीथ है उसको वहां पे जो है वो ब्रश करे तो बहुत सॉफ्टली वहां पे ब्रश करना है, बहुत ज्यादा विगरसली वहां पे ब्रशिंग नहीं करनी है। तो राइट आंसर रहेगा जी 3rd, वहां पे याद रहे। नेक्स्ट, ए नर्स इज केयरिंग फॉर ए क्लाइंट हु इज शेड्यूल फॉर ए सर्जरी फॉर ए डिटैच रेटाइना। रेटाइनल डिटैचमेंट है किसी पेशेंट के अंदर, और उस पेशेंट के अंदर वहां पे सर्जरी जो है वो प्लान की गई है, और नर्स उसको केयर कर रही है उस पेशेंट की जिसकी रेटाइनल डिटैचमेंट की सर्जरी वहां पे प्लान्ड है। विच गोल ऑफ द सर्जरी आइडेंटिफाइड बाय द क्लाइंट इंडिकेट दैट द प्री ऑपरेटिव टीचिंग वाज इफेक्टिव। इन चारों में से कौन सा कमेंट जो है वो अगर वहां पे क्लाइंट कर रहा है तो वो ये चीज शो कर रहा है वहां पे कि उसकी प्री ऑपरेटिव जो टीचिंग जो नर्स ने की थी वो बहुत ही इफेक्टिव थी। वहां पे कौन से ऑप्शन से आपको वहां पे ये चीज लगेगी? प्रमोट ग्रोथ ऑफ न्यू रेटाइनल सेल्स। अगर वो कहता है कि रेटाइनल की जो डिटैचमेंट मेरी रेटाइना थी उसकी सर्जरी करने के बाद में वहां पे रेटाइना की जो सेल है उसकी नई ग्रोथ हो जाएगी, अगर वो ऐसी बात कह रहा है तो हमें लगेगा कि वो प्री ऑपरेटिव टीचिंग है वो वहां पे बहुत ही इफेक्टिव है। दूसरा, एडेयर द स्क्लेरा टू द कोरोइड लेयर, कि स्क्लेरा और कोरोइड लेयर को वहां पे एडेयर वहां पे कर रहे हैं, इस चीज से लगेगा क्या? या ग्राफ्ट ए हेल्दी पीस ऑफ रेटाइना इन प्लेस, या वहां पे रेटाइना जो है उसकी जगह हमने एक हेल्दी जो है वो पीस लगा देना है, ग्राफ्ट लगा देना है। या क्रिएट ए स्कार, या वहां पे हमने एक स्कार बनाना है जो हेल्प करेगा इन हीलिंग रेटाइनल होल्स, जो रेटाइना के अंदर होल्स हो गए उनको वहां पे हील करने के लिए। ठीक है, बिल्कुल जी हमें सपोर्ट करने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग अस। अभी तक आप सपोर्ट करते हैं, आगे भी आपने इसी तरह से हमें सपोर्ट करते रहना है। आप लोग हमारी स्ट्रेंथ हो जी। आज हम जिस भी मुकाम पे खड़े हैं, जो कुछ भी आज हमारे पास है
वो सब जी आप स्टूडेंट्स की बदौलत है। ये जरूरी नहीं है कि वो स्टूडेंट जो है हमारे पास पेड स्टूडेंट है, जिन्होंने भी हमारे लिए वेल विशिंग की है, उन सब की सपोर्ट से आज हम जो है इस मुकाम के ऊपर है। और आप यूं ही सपोर्ट करना, आगे जितने भी कैंडिडेट्स इस वीडियो को अभी देख रहे हो, बाद में रिकॉर्डेड वीडियो आज देखोगे, कुछ दिन बाद में, महीने बाद में, साल बाद में जब भी देखोगे, तो ये बात हमेशा याद रखना, हम जो है वो सब आपकी वजह से ही है जी। जो भी आज हम हैं या आगे हम जो भी होंगे वो आप सबकी बदौलत ही होंगे जी। तो बिल्कुल आप सब इसका आंसर कर रहे हैं। तो याद रखना इसका, कभी भी रेटाइना जो है वो एक नर्वस टिश्यू से मिलके बनी होती है। किससे मिलके बनी है? नर्वस टिश्यू से। तो नर्वस टिश्यू में आपको पता है कभी भी रेटाइनल जो रेटाइना है वो नर्वस टिश्यू से बनी है, और नर्वस सिस्टम या जो न्यूरॉन्स है, जो हमारी नर्व सेल्स हैं, वो कभी भी रीग्रोथ नहीं कर सकती। तो ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया जी वहां पे। सेकंड ऑप्शन, एडहेयर द स्क्लेरा टू कोरोइड लेयर। स्क्लेरा और कोरोइड लेयर को एडजॉइन करने का वहां पे कोई मतलब नहीं है। कोरोइड और वहां पे जो कोरोइड होती है वो किससे जुड़ती है जी? रेटाइना से। स्क्लेरा का वहां पे कोई लेना देना नहीं है जी, ये भी गलत हो गया। 2, ग्राफ्ट, हम कभी भी ग्राफ्ट नहीं लगाते। रेटाइना की जगह अगर हम ग्राफ्ट लगा देंगे पेशेंट देख ही नहीं पाएगा, क्योंकि रेटाइना ही तो नर्वस टिश्यू से मिलके बनी है। तो ये भी ऑप्शन, वहां पे ग्राफ्ट हम कभी भी नहीं लगाएंगे। हाँ, हम वहां पे इन जो है उसके अंदर इन्फ्लेमेशन कोज करके वहां पे स्कार वहां पे फॉर्मेशन करा देंगे, जिससे वो जो रेटाइना के अंदर होल्स बने हुए हैं वो हील हो जाएंगे वहां पे। ये चीज हम करेंगे, तो हम वहां पे स्कार जो है वो क्रिएशन वहां पे कराने की वहां पे कोशिश करेंगे। तो बिल्कुल जी 4th इज द राइट आंसर यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा जो है आज का जो सेशन है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। बिल्कुल जी किरत सर, किरत जी बिल्कुल आपने बिल्कुल सही बताया जी यहाँ पे। तो ये आज हमने जो है यहाँ पे मोस्ट इम्पोर्टेंट जो हमारा सेशन था उसका एक पार्ट हमने यहाँ पे किया है। ये पार्ट